आई होप मेरा स्क्रीन आप सभी को दिख रहा होगा। आई एम ऑडिबल, मेरी आवाज़ आ रही है। एक बार रिस्पॉन्स करिए प्लीज़, मेरी आवाज़ आ रही है। यस सर, आ रही है। हाँ ठीक है। तो चलिए चीज़ों की शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम जितने भी मेडिवल के टाइम फ्रेम हैं, यानी मेडिवल हिस्ट्री हमारा जो भी इंडिया का है, उसमें हम आज चीज़ों की समाप्ति करके इसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सभी देख करके हमारा जितना भी मेडिवल का सेगमेंट है वो ख़त्म करेंगे दोस्तों। तो चलिए चीज़ों की शुरुआत करते हैं। पिछली बार याद होगा, लास्ट क्लास में मैंने आप सभी को बताया था कि किस तरह से दिल्ली सल्तनत का राइज हुआ था, किस तरह से हम ये जानते हैं और हम ये मानते भी हैं कि इसमें जितने भी शासक उभर करके आए थे, ये सारे चीज़ों को लेकर के इनमें कौन कौन से हीरो हुआ करते थे, किन के बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ना है, किन के बारे में लिमिटेड पढ़ने के साथ ही चीज़ों की हमने एक समाप्ति करी थी। इसके बाद भी हमारा मुग़ल डायनेस्टी स्टार्ट हुआ था और मुग़ल डायनेस्टी में हमने बाबर देखा था, हुमायूं देखा था और अकबर देखा था। इसी के साथ ही आज जितने भी मुग़ल शासक हमारे सामने उभर करके आते हैं वो सब ख़त्म करवाने के बाद फिर से इतिहास एक बार मूव करेगा साउथ के टुवर्ड्स, मतलब टुवर्ड्स साउथ में, जहाँ पर आप लोग कृष्णदेव राय के बारे में देखिएगा, जहाँ पर आप लोग और डेक्कन में देखेंगे तो बहामी किंगडम की ओर आप लोगों का जो रुख होगा वो मुड़ेगा। तो एक बार फिर से ये दर्शाया जाएगा दोस्तों कि हिस्ट्री रिपीट्स इट्ससेल्फ, नॉर्थ से लेकर के साउथ, साउथ से लेकर के नॉर्थ, ये जो सिलसिला है ये चलता ही रहता है दोस्तों। तो चलिए चीज़ों की शुरुआत करवाते हैं। लास्ट क्लास में किसी के भी मन में कोई सा भी डाउट, जल्दी से एक बार लास्ट बार रिस्पॉन्स करिए दोस्तों। अभी तक का मेडिवल टाइम फ्रेम समझ में आया? किसी के बीच कोई सा भी टॉपिक में डाउट हो तो एक बार ज़रा बताइए, मैं उसको क्लियर करना चाहूँगा। अगर नहीं है तो वो भी बताइए। नो सर। हाँ चलिए ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो चलिए इस चीज़ों की शुरुआत करवाते हैं। तो आज हमारे सामने जो राजा सबसे पहला उभर करके आएगा वो है जहांगीर। JAHANGIR, इसको जो लोग लिखते हैं JENAJEHANGIR, ये अपनी अपनी श्रद्धा है, जैसा मन करे वैसा लिखते जाइए। 1605 से लेकर के 27 तक का इनका टाइम फ्रेम रहा था। इन्होंने इनके महान काम के बारे में देखते हैं दोस्तों। इनके महान काम के बारे में अगर मैं बातें करूं तो चीज़ें उभर करके आई थी कि इनकी जो शादी हुई थी वो मेरुनिसा से हुई थी। MEHRUNISSA। अब ये कौन हुआ करती थी? हमारी नूर जहाँ हुआ करती थी। इसको नूर महल भी कहा जाता है दोस्तों, तो नाम में कंफ्यूज मत करिएगा, चीज़ें इस हिसाब से याद करते जाइएगा कि ये सारी चीज़ें एक ही इंसान के नाम हुआ करते थे। इन्होंने एक महान काम ये किया था कि इनके ही टाइम में इन्होंने जो हमारे सिख के फिफ्थ गुरु हुआ करते थे, जिनका नाम क्या हुआ करता था? गुरु अर्जन देव, ARJANDEV। अर्जन देव को इन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया था दोस्तों, इस वजह से ये जाने जाते हैं। इसके साथ ही साथ 1609 के अराउंड में इनके सामने विलियम हॉकिंस उभर करके आया था। और ये विलियम हॉकिंस कौन हुआ करता था दोस्तों? अंग्रेज़ों का एक इन्वॉय हुआ करता था, और इन्वॉय एक हमारा जो डिप्लोमेट का रैंक हुआ करता है वो हुआ करता था। तो इसके बारे में हम लोग जब और मॉडर्न इंडिया में जाएंगे कि कैसे ये आया करता था, क्यों ये हमारे इंडिया आया था, इन सारी चीज़ों में आगे बढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि ये 1609 में हमारे भारत आया था और ये जहांगीर का ही टाइम फ्रेम हुआ करता था जब इसकी जो नाव हुआ करती थी वो हमारे भारत मुल्क पर आई थी। इसी के साथ ही साथ इनके टाइम में क्या कहा जाता है दोस्तों, बिल्डिंग वगैरह के बारे में अगर बातें करूं या फिर अब मॉन्यूमेंट के बारे में अगर बातें किया जाता है तो इन्होंने एक श्रीनगर का जो अब हमारा स्टेट है या फिर सिटी है उसको डेवलप करवाया था, उसको बनाया था। इसके साथ ही साथ आप लोग देखते होंगे कि हमारा शालीमार गार्डन है, इसी के बाद ही हमारा निशांत गार्डन है, ये इन्हीं के द्वारा बनाया गया था।
क्लियर है। इसी के साथ ही साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो चीज़ें हमारे सामने कुछ इस तरह से उभर करके आती हैं। इस टाइम में, जहांगीर के टाइम फ्रेम में, हम लोग गोल्डन एज, हम लोग जो मुग़ल का जो टाइम फ्रेम है, हम कह सकते हैं कि जो मुग़ल पेंटिंग का जो गोल्डन एज है वो इनके ही टाइम में दर्शाया गया था। तो एक एमसीक्यू का सवाल बनता है दोस्तों कि मुग़ल टाइम में गोल्डन टाइम हमारा जो पेंटिंग को लेकर के बातें की जाती हैं वो किसके दौरान हुआ था, तो जहांगीर पर टिक लगाइएगा और आगे बढ़ते जाइएगा। इसी में आप लोगों ने अगर पेंटर्स के नाम अगर देखेंगे तो कुछ इस तरह से आएंगे, जिनका नाम आता है उस्ताद मंसूर, आप लोगों ने सुना होगा। फिर उसी के साथ ही साथ आप लोगों ने अबुल हसन का नाम सुना होगा। ये सारे जितने भी लोग हैं ये पेंटर हुआ करते थे इनके ही टाइम फ्रेम में। तो अगर नाम आएगा तो ये वैसे लिख लीजिए, वैसे इतना डिटेल पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि मुग़ल टाइम फ्रेम में अगर गोल्डन पीरियड कहलाता है तो वो इन लोगों के ही वजह से कहलाता था। इसी के साथ ही साथ इन्हीं के दौरान में जो हमारा एक इटली से एक इटालियन ट्रैवलर हमारे सामने उभर करके आया था, जिसका नाम Pietro पिट्रावेल्ले हुआ करता था। ये हमारे सामने इटली से उभर करके आया था। तो इसका जो महत्व है दोस्तों वो आप लोगों को उतना प्री के हिसाब से आएगा नहीं, और क्या क्या इसने योगदान दिया था वो लास्ट में जब मैं जितने भी फॉरेन ट्रैवलर्स हुआ करते थे पूरे आप मेडिवल के टाइम फ्रेम में, ये सारी चीज़ें एक चार्ट बना करके जो क्लास है उसको एंड करूँगा, इसकी टेंशन मत लीजिएगा। इसी के साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था दोस्तों, हमारा एक कह सकते हैं कि जो एक सिस्टम है जिसको हम लोग DUASPA डूस्पा ASPA, ये कुछ अजीब सा नाम है दोस्तों, DU-ASPA-SIH-ASPA। अब ये क्या हुआ करता था दोस्तों, ये मनसबदारी का जो रैंक हुआ करता था जिसको हम लोग सवार रैंक के नाम से हम जानते हैं, उसको मनसबदारी सिस्टम में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जहाँ पर जो ज़ात की बात होती है उसको बिना चेंज किए इन्होंने चीज़ों को आगे बढ़ाया था। इसी के साथ ही साथ इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम हुआ करता था TUZUKH टुजुक ए जहांगीरी, TUZUKH-I-JAHANGIRI। क्लियर है ये सारी चीज़ें दोस्तों। बुक्स की बातें हुई हैं, इसी के साथ ही साथ क्या क्या इंट्रोड्यूस किया था, क्या क्या सारी चीज़ों को लेकर के जहांगीर के टाइम फ्रेम में आगे बढ़ी थी। फॉरेन ट्रेवलर्स आए थे, चाहे वो ब्रिटिशर्स आए हुआ करते थे, चाहे इटली से आए हुआ करते थे। ये सारी चीज़ें प्रीलिम्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेंस के हिसाब से जहांगीर के सिस्टम पर सवाल नहीं आते दोस्तों, इस वजह से ये करवाना एक तरह से टाइम वेस्ट मान करके चलिए, कभी बाद में अगर लगेगा कि ज़रूरी है तो वो करवा दिया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आगे हमारे सामने जो शासक उभर करके आते हैं वो शाहजहां आते हैं। अब शाहजहां के बारे में क्या ही बताऊं दोस्तों, ताज का नाम आता है, ताजमहल, तो हम लोग शाहजहां के बारे में ही चीज़ों को बताते हैं। तो ये 1627 से लेकर 57 तक का टाइम फ्रेम हुआ करता था। करीब करीब 30 साल तक इन्होंने राज किया था हमारे इंडिया में। और ये कह सकते हैं कि अगर जहांगीर के टाइम के दौरान में पेंटिंग पर सबसे ज़्यादा विकसित हुआ था, पेंटिंग पर सबसे ज़्यादा काम हुआ था, तो शाहजहां के टाइम में हम लोग कह सकते हैं कि इट वॉज द गोल्डन एज ऑफ मुग़ल आर्किटेक्चर। तो यानी कि अगर पेंटिंग्स के बारे में अगर कभी भी बातें होंगी तो जहांगीर से ताल्लुक़ लगाइएगा, लेकिन अगर आर्किटेक्चर पर बातें होंगी दोस्तों तो आप लोग शाहजहां पर ही बातें करिएगा। अब इसी के साथ ही क्या होता है दोस्तों, ताजमहल के बारे में बातें करते हैं तो 1631 से लेकर के 53 तक के टाइम फ्रेम में ये इसका जो निर्माण हुआ था, सारी चीज़ें हुई थी, ये करवाया गया था। इसी के बाद ही देखेंगे आर्ट एंड कल्चर से इस पर सवाल आता है दोस्तों कि ये जो ताजमहल है वो बनाया किसके द्वारा गया था। तो ये सभी लोग कहते हैं कि शाहजहां ने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था, लेकिन एक्चुअल जो इंसान हुआ करते थे उनका नाम हुआ करता था उस्ताद ईशा नाम हुआ करता था। ये एक पर्शियन आर्किटेक्ट हुआ करते थे। तो उस्ताद ईशा के बारे में कभी भी सवाल आएगा या फिर होगा हु बिल्ट द ताजमहल, या फिर आप कह सकते हैं कि किसके द्वारा बनाया गया था, इन्होंने बनवाया था लेकिन बनाया गया था उस्ताद ईशा के बारे में। और इनका जो ताल्लुक हुआ करता था दोस्तों वो पर्शिया से हुआ करता था। इसी के साथ ही साथ आगे क्या देखा जाता है,
शाहजहां के आते ही उन्होंने क्या किया था कि अपना जो कैपिटल था, उन्होंने उनसे पहले जो चीज़ें हुआ करती थी आगरा में हुआ करता था, लेकिन इनके आने के बाद में इन्होंने जो अपना कैपिटल है उसको शिफ्ट करके हमारा दिल्ली कर दिया था। और दिल्ली में भी अगर खास अगर इसका नाम देखेंगे तो वो शाहजहानाबाद के नाम से फेमस एक जगह है, इनके नाम से चीज़ें आगे बढ़ाई गई थी। इसी के साथ ही साथ ना केवल ताजमहल दोस्तों, इसी के अलावा मॉन्यूमेंट्स की अगर बातें हो रही हैं, आर्किटेक्चर की अगर बातें हो रही हैं, तो हमारा जो जामा मस्जिद है, हमारा रेड फोर्ट है, उसी के साथ ही आप लोगों ने पीकॉक थॉर्न का नाम सुना होगा। इसका मतलब क्या है कि जो कह सकते हैं कि एक सिंहासन हमारा पीकॉक के आकार से या फिर उनके द्वारा जितनी भी उसमें कह सकते हैं कि जेम्स वगैरह लगे थे कुछ इस हिसाब से। ये जब हम आर्ट एंड कल्चर की क्लास लेंगे तब हम उसमें देखेंगे कि कितनी सीढ़ियाँ हुआ करती थी, कैसे यहाँ पर राजा बैठा करता था, उसके ऊपर से क्या क्या मुकुट पहना करता था, कैसे उसका सिंहासन हुआ करता था। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना याद रखिए कि जामा मस्जिद का जो रोल है उन्होंने उनके द्वारा किया गया था, रेड फोर्ट का जो निर्माण है वो उनके द्वारा किया गया था, और पीकॉक थॉर्न का जो नाम हमारे सामने आता है या फिर थ्रोन का नाम हमारे सामने आता है वो कुछ इस प्रकार से हमारे सामने दिखाई जाती हैं। ट्रैवलर्स की अगर मैं बातें करूं दोस्तों, तो उनके दौरान एक हमारा ट्रैवलर आया था जिसका नाम फ्रांसिस्को बर्नियर हुआ करता था। स्पेलिंग ध्यान से देखते जाइएगा, FRANCOIS स्पेस BERNIER। अगर इसके अलावा अगर एक और बात करें तो हमारा मनुकी आया करता था। तो चीज़ें कुछ इस प्रकार से आई थी कि जो ट्रैवलर्स के अगर बारे में अगर बातें की जाती हैं इसके टाइम फ्रेम के दौरान में, तो मनुकी हुआ करता था MANUCCI, उसी के साथ ही साथ फ्रांसिस्को बर्नियर हुआ करता था। अब इसी के बाद देखा क्या गया दोस्तों, शाहजहां के आने के बाद में दिल्ली का जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा उभर करके तेज़ी से हमारे सामने देखा गया था। तो ये मान करके चलिए, शाहजहां के द्वारा अगर क्वेश्चन अगर सवाल आता भी है दोस्तों कि दिल्ली का जो विकसित हुआ था, यानी हम ये कह सकते हैं कि द डेवलपमेंट ऑफ दिल्ली, तो दिल्ली का जो निर्माण है दोस्तों, ये 7वीं जो सिटी हुआ करती थी, जैसे दिल्ली का जो एक टाइम फ्रेम हुआ करता था उसमें 7वें नंबर पे जो इम्पोर्टेंस देता था वो शाहजहां हुआ करता था। बाकी उससे पहले शेर शाह हुआ करते थे, आप कह सकते हैं, और भी जितने हमारे दिल्ली सल्तनत का टाइम फ्रेम हुआ करता था। तो इन सब में जो दिल्ली का एक बार और 7वें बार जो इम्पोर्टेंस दर्शाया गया है दोस्तों, वो शाहजहां के द्वारा दर्शाया गया है। इसी के साथ ही साथ आई होप इन सारी चीज़ों में किसी के मन में कोई सा भी डाउट नहीं होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब के बारे में 1657 से लेकर के 1707 तक की बातें हो रही हैं। और 1707 आप लोगों को टाइम फ्रेम याद होगा दोस्तों, 1707 में हमारा जो मेडिवल का टाइम फ्रेम था वो ख़त्म होता जा रहा था, या फिर हम कह सकते हैं उसका जो डिक्लाइन है उसकी शुरुआत आ गई थी। 1750 या फिर 1757 तक के बाद में तो चीज़ें हमारे हाथ से ही निकल गई थी। तो 1657 से लेकर के हमारे सामने उभर करके आया था 1707 में। इसमें क्या देखा गया था दोस्तों, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, दारा शिकोह का नाम आप लोगों ने सुना होगा, DARASIKOH। अब ये क्या हुआ करते थे दोस्तों, इन्होंने जो हमारी गीता हुआ करती थी, भगवत गीता, इनको इन्होंने पर्शियन में ट्रांसलेट कर दिया था। इसी के साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि औरंगजेब के ही दौरान में जो एक बैटल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, हम लोग कहते हैं कि द बैटल ऑफ समूहगढ़ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, SAMUGARH, समूहगढ़ का नाम सुना होगा। इसमें क्या देखा जाता है कि औरंगजेब के द्वारा जो दारा सिकोह हुआ करते थे उनको मार दिया जाता है और चीज़ें इस हिसाब से आगे बढ़ाती जाती हैं। औरंगजेब के बारे में बातें करते हैं दोस्तों, तो हमारे सामने इनको जो टाइटल के नाम से जाना जाता है वो आलमगीर के नाम से जाना जाता है। और आलमगीर का जो जिक्र है दोस्तों, आप लोगों ने कभी आगे आने वाले लेटर जो हमारे राजा होंगे उनके बारे में, आलमगीर जो राजा के नाम से जाने जाते हैं, तो उनसे इसका ताल्लुक नहीं है दोस्तों। बस इतना याद रखिए कि स्टार्टिंग में सबसे पहला जो आलमगीर टाइटल यूज़ हुआ था वो इनके द्वारा ही यूज़ किया गया था, और ये अपना टाइटल इस हिसाब से यूज़ किया करते थे।
इसी के साथ ही साथ देखा जाए तो इनको हम लोग कह सकते हैं, औरंगजेब के और नाम पर बातें करते हैं दोस्तों, तो इनको जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं। और पीर आप लोगों को पता होगा कि हमारे इस्लाम जो भाई होंगे उन लोगों को पता होगा कि पीर पर जाकर के मन्नतें वगैरह मानते हैं। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि सेंट के तौर पे, या फिर इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो लिविंग सेंट के नाम से हम जानते हैं औरंगजेब को। तो लोग ऐसे एक तरह से मसीहा भी मानते थे कि ये काफ़ी राजा अच्छे हुआ करते थे, इनकी नीतियाँ बेशक चलो ख़राब है लेकिन हमारे हित में तो काम किया करते थे। इसी के साथ ही इनका जो एक महान काम हुआ करता था कि ही एग्जीक्यूटेड, मतलब उन्होंने जो हमारे सिख के 9th गुरु हुआ करते थे जिनका नाम GTB हुआ करता है, गुरु तेग बहादुर, उनको एग्जीक्यूट किया था और चीज़ों को आगे बढ़ाया था। इसी के साथ ही आप लोगों को एक जजिया का कॉन्सेप्ट पता होगा, जजिया का कॉन्सेप्ट पता होगा जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि कभी ये लाया गया, कभी ये हटाया गया और फिर एक और बार री इम्पोज्ड हुआ गया था। तो ये जो री इम्पोज्ड का जो काम है दोस्तों, औरंगजेब ने ही किया था फिर से। इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा, जो जब भी क्वेश्चन आएगा MCQ में कि हु री इम्पोज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ जजिया, तो औरंगजेब पर टिक लगाइएगा और आगे बढ़ते जाइएगा। इसी के साथ ही साथ क्या देखा जाता है कि सती का जो सिस्टम है वो इनके दौरान में अबॉलिश हो चुका था। तो सती का जो सिस्टम है दोस्तों, हम एक तरह से कह सकते हैं कि कभी भी सोसाइटी पर बातें होंगी कि अगर मान करके चलिए औरंगजेब में बातें हो रही हैं, औरंगजेब के टाइम फ्रेम में हम अगर बातें कर रहे हैं, तो जो एक तरह से हम लिख भी सकते हैं कि इनके द्वारा जो सती है उसको एबॉलिश किया गया था। उसी के बाद ही जो जजिया का जो कॉन्सेप्ट है अगर वो री इम्पोज हो गया हो तो इससे ताल्लुक़ लगाइए रिलीजन पर क्या दबाव बना होगा, कितने ज़्यादा प्रेशर वो लोग फिर से झेल पाते होंगे। अपने होली प्लेसेस में जाने के लिए उन्हें टैक्स देना पड़ता होगा। फिर से एक और बार अकबर ने इन सारी चीज़ों को हटाया था, लेकिन इसके आते ही इन्होंने फिर से सारी चीज़ों को री इम्पोज कर दिया था। तो ये अगर क्वेश्चन अगर आता है कि सिग्निफिकेंस बताने के लिए या फिर सोसाइटी बताने के लिए औरंगजेब के बारे में, तो मैं ये आशा करता हूँ कि इन सारी चीज़ों से आप लोग काफ़ी कुछ निकाल करके आंसर में लिख सकते हैं। उसके साथ ही साथ क्या देखा जाता है, यहाँ पर इनके दौरान में आप लोगों ने देखा होगा कि मराठा के जो शिवाजी हुआ करते थे उनका जो एक उद्गम या फिर कह सकते हैं उनकी जो शुरुआत है वो हो चुकी थी। तो यहाँ पर क्या देखा जाता है कि एक बैटल आता है जिसको हम लोग पुरंदर के नाम से जानते हैं, PURANDHAR, बैटल ऑफ पुरंदर के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो हमारा महाराजा जय सिंह हुआ करते हैं उन्होंने जो शिवाजी हुआ करते थे उनको हरा दिया था। इस हिसाब से हुआ क्या कि लास्ट में जो ट्रीटी भी हुई थी उसका भी नाम पुरंदर हुआ करता था। उस ट्रीटी में जो हमारे शिवाजी हुआ करते थे उनको छोड़ दिया गया था और चीज़ों को बस इस हिसाब से रखा था कि चलो मराठा है तो तुम्हें हमारा नाम ले करके आगे बढ़ाना है। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। इसी के साथ ही साथ औरंगजेब के बारे में एक और चीज़ कहा जाता है दोस्तों, अगर मान करके चलिए चीज़ों को ध्यान से समझिए, जजिया का जो कॉन्सेप्ट है ये फिर से रीइम्पोज कर रहे हैं, रिलीजन पर दबाव बन रहा है। रिलीजन जो है फिर से एक बार कह सकते हैं डिक्लाइन की ओर जा रहा है। जो हमारे नॉन मुस्लिम होंगे, हिंदू होंगे, चीज़ें इस हिसाब से होंगे, कोई भी बौद्ध होंगे, जैन होंगे, तो जो नॉन मुस्लिम होंगे उनको काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया जाता था। जिस हिसाब से क्या देखा जाता था कि जो औरंगजेब हुआ करता था उसको टेम्पल ब्रेकर का भी नाम कहा जाता है, मतलब ये कहीं पर भी जा कर के सबसे पहले मंदिर को तोड़ने का काम किया करता था। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। इसी के बाद ही इसके निर्माण के बारे में बातें करते हैं दोस्तों। तो इसका जो टॉम्ब हुआ करता था वो दौलताबाद में हुआ करता था, और जो दौलताबाद है दोस्तों आज के डेट में हमारा महाराष्ट्र में हुआ करता है। इसी के साथ ही साथ कुछ और इनकी यादें बताते हैं, यानी इनके बिल्डिंग्स के निर्माण बताते हैं दोस्तों। तो इन्होंने जो हमारा बीबी का मकबरा है ये आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये। फिर उसके बाद जो कि कहाँ पर है, औरंगाबाद में है। जो कहते हैं कि इन्होंने अपनी मदर की यादों में बनवाया था उसको, और उसका जो निर्माण था वो किसने करवाया था दोस्तों, वो बहादुर शाह फर्स्ट हुआ करते थे जिन्होंने इसका बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया था। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों हमारे औरंगजेब भाई के बारे में। और अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अभी मैंने शिवाजी का जिक्र लिया था, तो एक बार चलिए शिवाजी पर ध्यान देते हैं। वैसे जब आपका मॉडर्न का टाइम फ्रेम आएगा तो मराठा वॉर, ये सारी चीज़ें, एंग्लो मराठा
मराठा वॉर, इन सब में इनका फिर से रोल आएगा। लेकिन अभी मिडिवल में भी जो इनके कॉन्सेप्ट है वो थोड़े से मैं समझाते समझाते आगे बढ़ रहा हूँ। तो शिवाजी के बारे में क्या कहा जाता है दोस्तों, इनकी जो ट्रेनिंग हुआ करती थी या फिर इनके बारे में या फिर जो बचपन हुआ करती थी, ये सभी गूगल पर आप लोग पढ़ सकते हैं कैसे हुआ करता था, क्योंकि वो हमारे यूपीएससी में रेलिवेंट है नहीं। क्या क्या सारी चीज़ें उन्होंने हमारे भारत को दी है, ये सारी चीज़ें हमारा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब मान करके चलिए चीज़ें इस हिसाब से हमारे सामने आ रही हैं कि इन्होंने सबसे पहले जो इकनॉमी बदला था, अपने जो सोल्जर्स वगैरह हुआ करती थी, अपनी आर्मी हुआ करती थी, इनको जो सैलरी है ना वो कैश में देने लग गए थे। इससे पहले क्या देखा जाता था कि लोग लैंड में दिया करते थे, या फिर आप कह सकते हैं शेयर में चीज़ें उभर करके आती थी। तो इन्होंने सोल्जर्स की जो चीज़ें हैं वो कैश में, जो सैलरी है वो इस हिसाब से देने की शुरुआत कर दी थी। उसी के साथ ही साथ इनका जो दूसरा नाम है, हम लोग कह सकते हैं कि इनको जो लोग हैं वो हम अष्ट प्रधान के नाम से जानते हैं, ASHTPRADHAN, अष्ट प्रधान के नाम से हम इन्हें जानते हैं। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, अब हम प्रधान के बारे में बातें हो रही हैं तो ये कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम बातें करते हैं। इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहते हैं कि जो इसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुआ करते थे, और उसी के साथ ही साथ जितने भी छोटे मोटे लेवल के मिनिस्टर्स हुआ करते थे, उन लोगों को सीधा जो ताल्लुक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि उनको सीधा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शिवाजी के द्वारा दी गई थी। वो सीधा जवाबदेह हो सकते थे हमारे शिवाजी पर, बीच में कोई भी इंसान नहीं हुआ करता था। जैसे यहाँ पर मेडिवल के भी टाइम देखा क्या जाता था कि जो आप कह सकते हैं जागीरदार हुआ करते थे बीच में, यहाँ फार्मर्स हुआ करते थे और यहाँ पे सुल्तान्स वगैरह हुआ करते थे। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, अब जो चीज़ें हैं वो डायरेक्ट हमारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो सीधा जवाब देंगे हमारे शिवाजी को। उसके साथ ही साथ क्या देखा गया था, पोस्ट की बातें करते हैं दोस्तों, तो पोस्ट हमारे सामने एक पेशवा के नाम से आप लोगों ने सुना होगा। यहाँ क्या होता है दोस्तों, बेसिकली क्या देखा जाता है कि जो हमारे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं या फिर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, जो कि फाइनेंस का काम वगैरह देखते हैं, उनका जो टाइटल है दोस्तों वो पेशवा के नाम से उभर करके आता है। उसी के साथ ही साथ दूसरा जो हमारा पोस्ट उभर करके आता है, जिसको हम लोग सार ए नौबर के नाम से हम लोग जानते हैं। अब ये लोग कौन हुआ करते हैं दोस्तों, जो सेनापति लोग हुआ करते हैं उनके बारे में हम जानते हैं। उसी के साथ ही साथ अगला देखेंगे तो अमात्या के नाम से हम जानते हैं इन्हीं के टाइम में। तो ये चीज़ें हमारा कुछ इस प्रकार से आती हैं कि जो आप लोगों ने मजुमदार का नाम सुना होगा। अब ये मजुमदार कौन हुआ करते हैं दोस्तों, कि जो हमारे एक तरह से कह सकते हैं अकाउंट्स वगैरह से रिलेटेड रखते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो रिकॉर्ड जितनी भी सारी चीज़ें हैं बेसिकली अकाउंट के ऊपर उनको रखते हैं, यानी रिकॉर्ड कीपर के नाम से भी हम उनको जानते हैं। इसी के साथ ही साथ अगले पोस्ट के बारे में बातें करूं तो वाक्य WAQUNAVIS वाक्यन्यास के नाम से हम जानते हैं। अब ये कौन हुआ करते हैं दोस्तों, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करते हैं, यानी कि जो इंटेलिजेंस पोस्ट पर जितने भी सारे लोग हैं उनको हम लोग ये कहते हैं। इसी के साथ ही साथ सचिव का जो जिक्र होता है दोस्तों यहीं से ही होता है, जो आप लोगों ने ग्राम सचिव देखा होगा, या फिर सचिव जी हमारे जो पंचायत वेब सीरीज़ में आए थे। तो जो सचिव का जो पोस्ट हमारे सामने उभर करके आता है वो उसका भी जो ताल्लुक है दोस्तों हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से रहते हैं, वो सारी चीज़ों की देख रेख किया करते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग अगले रैंक पर बातें करते हैं दोस्तों, तो सुमंता एक रैंक है, SUMANTA। अब ये सुमंता रैंक क्या हुआ करते हैं कि जो सेरेमनीज हो रहे हैं, सपोज करिए अगर किसी की शादी हो रही है तो इन सुमंता लोगों को बुलाया जाएगा, चीज़ों से एडवाइस लिया जाएगा। तो ये बेसिकली जो मास्टर ऑफ सेरेमनीज के तौर पे हम इन्हें जानते हैं। सपोज करिए किसी का बर्थडे, एक तरह से आज के डेट में हम कह सकते हैं कि जो इवेंट मैनेजर का काम हुआ करता है वो यही लोग देख रेख किया करते थे उस टाइम में। इसके साथ ही साथ आगे रैंक पर बढ़ते हैं दोस्तों, तो 7वीं रैंक हमारे पास आती है जिसको हम न्यायाधीश के नाम से जानते हैं। अब न्यायाधीश के बारे में क्या ही बताऊं जो दोस्तों, जो हमारा जस्टिस वगैरह करते हैं या फिर जो हमारे जज वगैरह हुआ करते हैं, तो चीज़ें कुछ इस हिसाब से हमारे सामने उभर करके आती हैं। इसी के साथ ही साथ क्या देखा जाता है, उस टाइम में एक पंडित राव हुआ करते थे,
पंडित राव के बारे में बातें करते हैं। अब नाम से ही पता लग रहा है ये पंडित हुआ करते थे, तो कुछ रिलीजियस प्रैक्टिस ही किया करते होंगे। तो जो रिलीजियस प्रैक्टिस किया करते थे या फिर जो उनके आप एडमिन होते हैं, जैसे व्हाट्सएप के ग्रुप पर कोई एडमिन है, लीडर है, तो वो वहाँ का एडमिन हुआ करते थे। और चीज़ें इस हिसाब से आ रही हैं कि एक तरह से मान करके चलिए जो चैरिटी का भी जो काम है वो इन्हीं के द्वारा देखा जाता था। तो ये सारे जितने भी रैंक है या फिर लोग हैं, इन सारी चीज़ों को लिखते जाइए, याद करते जाइए और चीज़ें दिमाग में बिठाते जाइए। इसी के साथ ही क्या देखा जाता था दोस्तों, चीज़ें हमारे सामने उभर करके आई थी कुछ इस तरह से। कह सकते हैं कि आप लोगों ने जो एक टैक्स के तौर में मराठा किंगडम में चीज़ें याद आ रही हैं, सरदेशमुखी का नाम सुना होगा, SARDESHMUKHI, सरदेशमुखी का नाम सुना होगा। अब ये लोग कौन हुआ करते थे दोस्तों, मैं एक तरह से आप लोगों को कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। सरदेशमुखी से पहले आप लोग चौथ को याद रखिएगा। अब चौथ क्या होता है दोस्तों, मिलिट्री का जो कंट्रीब्यूशन होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उन पर वॉर वगैरह हो रहा है, उनसे जो सारी चीज़ें ली जा रही हैं, उसका जो परसेंटेज भागा जाता है या फिर उसका जो परसेंटेज दिया जाता है वो 10% का हिसाब किताब रखते हैं। तो ये सरदेशमुखी की जो चीज़ें उभर करके आती हैं, इसमें करते क्या है ये लोग कि जो सपोज़ करिए आजू बाजू के जो टेरिटरीज़ हैं, अगर मान करके चलिए वहाँ पर मराठा का रूल नहीं है, किसी लोकल जो किंग है, लेकिन वो जो क्षेत्र है वो मराठा के ही आसपास बसा हुआ है, तो ये लोग क्या करते थे, उन लोगों से जा करके कहते थे कि चलो जीतो तुम, हमको फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसका जो 10% का जो टैक्स है, एक हेरिडेटरी बेसिस पर इन्होंने चीज़ों को इस हिसाब से आगे बढ़ाया था। तो ये सारी चीज़ों में किसी के भी मन में कोई सा भी डाउट है तो दोस्तों जल्दी से बताइए। इसी के बाद ही हम लोग क्या करते हैं कि अब धीरे धीरे करके हमने अभी जो चीज़ें देखी वो मुग़ल काल के बारे में, जो कि हमारा पूरा वेस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, हमारा एक तरह से कह सकते हैं ईस्टर्न इंडिया, फिर हमारा मराठा के बारे में बातें हो रही हैं, तो हम महाराष्ट्र के ऊपर, गुजरात के ऊपर बातें कर रहे हैं, फिर अब धीरे धीरे हम डेक्कन की तरफ जा रहे हैं, तो चीज़ें हमारे सामने कुछ इस तरह से उभर करके आ रही हैं। तो एक तरह से एक याद रखिए दोस्तों, उस टाइम में एक जो कुछ नाम हमारे सामने उभर करके आता है, यही मराठाओं लोगों का, और उसमें चीज़ें उभर करके आ रही हैं। तो किंगडम्स के जो नाम हैं और जो टेरिटरीज़ के नाम हैं, इस प्रकार से आप लोगों ने SCINDIA, सिंधिया का जो एक नाम है वो सुना होगा। अब ये कौन सी टेरिटरी हुआ करती थी, ये हमारे ग्वालियर के क्षेत्र हुआ करते थे। इन सब का जो नाम है दोस्तों, अभी से ही इसका जो इम्पोर्टेंस है दर्शाया जाता है, और आज तक हम 2022 तक में जो सिंधिया फैमिली है या फिर जो पॉलिटिकल कंडीशन है, ये सारी चीज़ें देखते आते हैं। इसी के साथ ही साथ होलकर का नाम आता है, HOLKAR। ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं इसलिए करवा रहा हूँ, चीज़ें बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, और हमारा जो एक रेलिवेंट क्वालिटी और सिंप्लीफाइड का जो एक प्रचलन है वो हम स्टार्टिंग से करते आते हैं। तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें अभी आप लोगों को लग रही होंगी कि ऐसे अजीब अजीब से नाम हैं, लेकिन जब क्वेश्चन देखिएगा ना तो यही सारी चीज़ें आप लोगों के मन में उभर करके आएंगी। तो सिंधिया का जो टेरिटरी हुआ करता है वो ग्वालियर का हुआ करता है। होलकर का जो किंगडम हुआ करता है वो सब इंदौर का हुआ करता है। बेसिकली ये लोग एक तरह से मान सकते हैं कि लोकल किंगडम भी कह लीजिए, कि एक तरह से बहुत ही छोटे ही इलाके में हुआ करते थे। इसी के सामने पवार हुआ करते हैं। पवार के बारे में, शरद पवार जी के बारे में मत सोचिएगा, वो चीज़ें अलग हैं, ये चीज़ें अलग हैं। ये जो धर का जो एक टेरिटरी हुआ करता है, जगह है, यहाँ से चीज़ें उभर करके आती हैं। इसी के साथ ही जो हमारा GAEKWAD गेकवर्ड का जो एक किंगडम हुआ करता है वो बड़ौदा का हुआ करता है, BARODA। इसी के साथ ही साथ आप लोगों ने भोसले का नाम सुना होगा। फिर उसके बाद आप लोगों ने पेशवा का नाम सुना होगा। तो भोसले का जो टेरिटरी हुआ करता था दोस्तों वो नागपुर से हुआ करता था, और पेशवा का जो टेरिटरी हुआ करता था वो पूना से संपर्क रखता था। इन सारी चीज़ों में किसी के भी मन में कोई सा भी डाउट होगा तो बताइएगा, नहीं होगा तो चीज़ें मैं आराम से लेकर के जा ही रहा हूँ, तो उसको बस एक बार ध्यान में रखिएगा।
अब हुआ क्या कि हमारा दिल्ली सल्तनत का जो टाइम फ्रेम है 1206 से लेकर के 1526 तक का टाइम फ्रेम ख़त्म हो गया। उसी के बाद ही मुग़ल का जो टाइम फ्रेम हुआ करता था 1526 में, उसके साथ ही साथ 1707 तक की बातें करिए। उसी के बाद ही देखिए दोस्तों होता क्या है, इसमें हम लोगों ने क्या क्या डायनेस्टीज़ देखी, कौन कौन से राजा देखे, उनकी बुक्स देखी, उनकी किताबें देखी, उनकी रचनाएँ देखी, उनकी बिल्डिंग्स देखे, मतलब एक तरह से सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। ये सारी चीज़ें दोस्तों हम जब अपनी, अगर ऑप्शनल छोड़िए ये सारी चीज़ें अभी हटाइए, तो मुग़ल के बारे में हमने चीज़ें आगे बढ़ाई, 1526 से लेकर के 1707 तक की चीज़ें हमारे सामने देखने को मिली। यहाँ पर बाबर के बारे में देखा, हुमायूं के बारे में, अकबर वगैरह जितने भी शासक उभर करके आए थे उनकी सारी चीज़ें सिग्निफिकेंस को ध्यान में रखते हुए प्रीलिम्स के हिसाब से चीज़ें करवाई। मेंस की भी अगर बातें करूँ तो जो जो सारी चीज़ें प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वही सारी चीज़ों को कॉन्सेप्ट में देखने के बाद में हम कह सकते हैं कि मेंस में भी चीज़ें हम अब लिख सकते हैं। अब इसी के बाद क्या देखा जाता है दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था किस प्रकार आईवीसी से हम गंगा की तरफ मूव करें, गंगा से फिर साउथ में मूव करें, यानी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट से हम लोग जा रहे हैं एक तरह से ईस्ट के तरफ, ईस्ट के तरफ से हम लोग साउथ की तरफ जा रहे हैं। सेम उसी प्रकार से हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ दोस्तों। एक जगह का जो रिसोर्स है, बेसिकली आप कह सकते हैं दूसरी जगह का जो रिसोर्स है, इस जगह पर बेशक कभी ना कभी जो रिसोर्स है वो ख़त्म होगा ही, लेकिन फिर से रिन्यू नहीं होगा, ऐसा मत सोचिएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब हम धीरे धीरे बढ़ते हैं साउथ के टूवर्ड्स में। तो साउथ में बढ़ते के साथ ही हम लोगों का जो विजयनगर का जो एम्पायर है ना दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा उभर करके आता है, जहाँ पे आप लोगों को कृष्णदेव राय के बारे में चीज़ें समझ में आती हैं। तेनाली रामन आप लोगों ने एक काफ़ी अच्छी और एक सीरीज़ या फिर सीरियल पहले आया करती थी, जो एक ब्राह्मण हुआ करता था, बहुत अक्लमंद हुआ करता था। तो ये इसी टाइम फ्रेम की बातें अब करूँगा मैं। तो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत हमारे सामने जो चीज़ें उभर करके आई थी, तो एक बार याद रखिएगा दोस्तों, अगर मैं इंडिया के बारे में बातें करूँ तो जो देखिए ये हमारा भारत देश है, और भारत देश के बारे में अगर मैं चीज़ें अगर बनाऊँ आप लोगों के सामने, तो चीज़ें कुछ इस तरह से हमारे सामने उभर करके आ रही हैं। तो ज़रा ध्यान देते जाइएगा दोस्तों। तो यहाँ पर मैं बेसिकली एक बार जितने भी दिल्ली सल्तनत के बाद के बारे में बातें करूँगा, तो दिल्ली सल्तनत के बाद में जितने भी हमारे सामने शासक के तौर पे उभर करके आएंगे, या फिर लोकली किंग्स कहाँ पर कौन हुआ करते थे, तो चीज़ें इस हिसाब से उभर करके आती हैं। बाहर के बारे में बातें करूँ तो यहाँ पर तिब्बतियन लोग हुआ करते थे। तिब्बतियन फोर्सेस हमेशा भारत पर आक्रमण करने के लिए आज भी तैयार रहते हैं। इसी के सामने यहाँ पर TIMURIDS टाइमुरिड्स हुआ करते हैं, जो कि आप लोगों को पता है किस प्रकार उन्होंने चीज़ों को आगे बढ़ाया था। अब इसी के बाद ही आगे बढ़े तो हमारा जो सल्तनत का टाइम फ्रेम है दोस्तों, कुछ जो एरिया के बारे में अगर मैं बातें करूं, तो हमारा जो इंडिया का इधर का जो इलाका है वो इतने तक ही सीमित रह जाता है। इसी के साथ ही साथ जो हमारा गुजरात का इलाका है दोस्तों, यहाँ पर, और राजस्थान का इलाका है, यहाँ पर राजपूत जो हुआ करते थे उनके बारे में बातें की जाती हैं। इसी के सामने मलवा रीजन हमारे सामने उभर करके आता है। उसी के साथ ही साथ आप लोग थोड़ा और आगे बढ़ें तो जो बंगाल की तरफ बातें हो रही हैं, तो बंगाल यहाँ पर उभर करके आ रही हैं। उड़ीसा का जो जिक्र है वो भी यहाँ पर दर्शाया गया है। इसी के साथ ही जो हमारा अभी हम लोग काफ़ी देखेंगे, बहमनी का जो एक एम्पायर हुआ करता था, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता है दोस्तों। और उसी के साथ ही जो डेक्कन के बारे में बातें कर रहा हूँ, साउथ के बारे में, तो विजयनगरम के बारे में जो चीज़ें हैं वो कुछ इस हिसाब से हमारे सामने दर्शाई गई हैं। तो यहाँ पर रिलीजियस किंगडम के बारे में देखा जाता है क्या, तो जो हमारे सामने ओरिजिनल या फिर कह सकते हैं कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट उभर करके आई थी, वो बहमनीज़ के नाम से जानी जाती है। फिर उसके साथ ही विजयनगर एम्पायर के बारे में बातें होंगी, फिर उसके बाद बंगाल के बारे में बातें होंगी, गुजरात के बारे में बातें होंगी, और मालवा के बारे में बातें होंगी। मतलब ये जितने भी पावरफुल किंग, अगर मान करके चलिए कभी भी सवाल आता है दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत के बाद में कौन कौन से राज्य हुआ करते थे, या फिर कौन कौन से राजा रजवाड़े हुआ करते थे जो फेमस उभर करके आए थे, इनमें भी टोटल 5 है दोस्तों। पहले बहमनीज हुआ करते थे, दूसरा विजयनगर एम्पायर, तीसरा बंगाल, चौथा गुजरात, और पांचवा हमारे सामने जो मालवा का रीजन है, ये हमारे सामने उभर करके आए थे। धीरे धीरे करके अब हम देख पाएंगे कि किस तरह से जो हमारे ये जो शासक उभर करके आएंगे, वो हमारे एक तरह से अलग अलग फेजेस पर एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, या फिर क्या इनका इम्पोर्टेंस हुआ करता था, ये हम लोग देख करके चीज़ों की समाप्ति करेंगे।
हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब क्या होता है, चीज़ें ज़रा ध्यान देते जाइएगा कि विजयनगर एम्पायर के बारे में क्या कहा जाता है कि विजयनगर के जितने भी राजा हुआ करते थे वो सभी अपने आप को कहते थे कि एक तरह से भगवान के ही चीज़ों को हमने जैसे साउथ का जो रीजन हमारा इंडिया का हुआ करता है दोस्तों, वो आज की भी डेट में अगर आप चले जाइए तो जो वहाँ का कल्चर है, रिलीजन बेशक सेम हो लेकिन कल्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हुआ करता है। उनकी जो जितने भी आर्ट्स एंड कल्चर की बातें होती हैं, आर्किटेक्चर होती हैं, वो यहाँ के नॉर्थ या फिर ईस्ट से काफ़ी ज़्यादा अलग हम देख पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि जो विजयनगर किंग है वो क्लेम करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ गॉड वीरुस, Virupksh। इसका प्रोनाउंसिएशन विरूपकशा होगा। तो ये कह सकते हैं कि ये इस भगवान को मानते थे, यानी ये कह सकते हैं कि अगर ये रूल करने जा रहे हैं तो एक तरह से इस सेंटेंस को अगर कहूँ तो विजयनगर किंग्स क्लेम्स टू रूल ऑन बिहाफ ऑफ गॉड विरू विरू विरूपकश के नाम से हम इनको जानते हैं। स्पेलिंग ज़रा ध्यान से देखिएगा, Virupksh। इसी के साथ ही साथ क्या देखा जाता था, जितने भी यहाँ पर रूलर्स उभर करके आए हैं ये लोग अपने आप को हिंदू सुल्तान के नाम से जानते हैं दोस्तों, हिंदू सुल्तान के नाम से जानते हैं। बेशक हो सकता हो इन लोगों को मेडिवल का टाइम फ्रेम पता हो कि किस प्रकार से बाहर से जो लोग आया करते थे वो अपने आप को सुल्तान के नाम से जानते थे। तो इन लोगों ने भी एक प्रक्रिया की शुरुआत कर दी, हिंदू सुल्तान कहते थे खुद को। और एक तरह से आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा हिंदू, इसका जो एक कह सकते हैं साइंटिफिक नेम है हिंदू, SURATRANA, जिसका नाम सूरत राणा है। यानी हिंदू सुल्तान और हिंदू सूरत राणा एक ही शब्द है, लेकिन ये अलग अलग एक तरह से जो इसका साइंटिफिक नेम है हमारे सामने उभर करके यहाँ पर ये आया था। इसके अगर कैपिटल के बारे में बातें करूँ दोस्तों तो कुछ इस प्रकार से हमारे सामने चीज़ें उभर करके आई थी जिनको हम लोग पंपा के नाम से जानते हैं, PAMPA। अब ये क्या हुआ करता था दोस्तों, हमारा जो ये पंपा का जो शहर है, आप लोगों ने तुंगभद्रा नदी का नाम सुना होगा, उनके बैंक्स पर ये सिचुएटेड हुआ करता था। तो द कैपिटल ऑफ विजयनगर किंगडम या फिर विजयनगर एम्पायर was known as the Pampa and it was located on the banks of the river तुंगभद्रा। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। इसी के साथ ही साथ क्या देखा जाता है दोस्तों, ये जो किंगडम हुआ करते थे, विजयनगर एम्पायर के जो किंगडम हुआ करते थे या फिर एम्पायर हुआ करते थे, इन्होंने जो बहमानी, एक मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये आपस में लड़ाई वड़ाई किया करते थे और चीज़ों को आगे बढ़ाया करते थे। तो इनके 3 बार क्लैश हुआ, 3 बार जो क्लैश हैं वो हुए करते थे, यानी 3 बार जो इनकी वॉर है वो हुआ करती थी। तो पहली जो लड़ाई है दोस्तों, हम कह सकते हैं कि तुंगभद्रा के और जो एक कह सकते हैं जो कि कृष्ण का दोआब है, उनका जो जगह है वहाँ पर इनकी लड़ाई हुआ करती थी। दूसरी लड़ाई हमारे सामने कृष्णा का और गोदावरी का जो डेल्टा है वहाँ पर उभर करके आई थी। और तीसरा हमारे सामने जो कोंकण का जो इलाका है, यानी कोंकण का जो कोस्ट है, जो कि कहाँ पर है दोस्तों, महाराष्ट्र में है। इन तीनों जगह बहमानी से इन लोगों की लड़ाई हुई थी, यानी क्लैश हुई थी। इसी के साथ ही साथ आगे बढ़ाएं तो दोस्तों कुछ इस हिसाब से अगर हम विजयनगर एम्पायर के बारे में ज़रा ध्यान से देखते हैं तो 4 डायनेस्टीज़ उभर करके यहाँ पर आई थी। अब इन चारों के बारे में ज़रा ध्यान देते जाइएगा। पहली जो डायनेस्टी उभर करके आती है जिनको हम लोग संगमा के नाम से जानते हैं, SANGAMA। अब यहाँ पर कौन कौन से हुआ करते थे, हरिहर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, HARIHARA। अब ये लोग कौन हुआ करते थे, हरियर हो गए या फिर बुक्का हो गए, BUKKA। ये लोग एक तरह से इस डायनेस्टी के फादर कहलाते हैं या फिर फाउंडर्स के तौर पे हम जानते हैं। इसी के साथ ही यहाँ पर जो दूसरे राजा उभर करके आए थे वो हमारा देवराय फर्स्ट उभर करके आए थे। ये वो राजा नहीं है कृष्णदेव राय, वो अलग आते हैं, वो आप लोगों को मैं बता दूं। तो जो देवराय फर्स्ट हमारे सामने उभर करके आए थे वो हमारे संगमा जो हमारा डायनेस्टी है वहाँ से उभर करके आई थी चीज़ें। इसी के साथ ही दूसरा हमारा जो डायनेस्टी है उसका नाम सुलुवा डायनेस्टी उभर करके आती है। यहाँ पर जो शासक हुआ करता था वो देवराय सेकंड हुआ करता था।
याद रखिएगा। इसी के साथ ही थर्ड के बारे में अगर मैं बातें करूं तो TULUVA, टुलुवा एक डायनेस्टी हुआ करता था इसी हमारा विजयनगर एम्पायर का, जहां पर आप लोगों ने कृष्णदेव राय का जो नाम उभर करके आता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट राजा होते हैं, जिस वजह से हम इनका जो टाइम फ्रेम है वो याद रखिएगा। 509 से लेकर के 29 तक का टाइम फ्रेम, लगभग 20 साल का जो टाइम फ्रेम होता है वो इनके अंतर्गत दिखाया जाता है। तो तुलुवा जो डायनेस्टी हुआ करती थी, यानी विजयनगर एम्पायर के थर्ड जो हमारी डायनेस्टी हुआ करती थी, उनमें जो कृष्णदेव राय का जो जिक्र है वो दिखाया गया है। चौथे के बारे में अगर मैं बातें करूं तो हमारा अराविडू के नाम से फेमस है, ARAVIDU। अब इनके बारे में क्या कहा जाता है दोस्तों, इस डायनेस्टी में जो राजा हुआ करते थे उनका नाम राम राय हुआ करता था। तो ये सारी चीज़ें याद रखते जाइएगा। इन सब में कैसे कैसे क्या क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, वो सारी चीज़ें करवा करके ही जाऊंगा, इस बात की टेंशन आप लोग बिल्कुल मत लीजिएगा। तो ये जो 4 डायनेस्टीज़ हैं हमारे विजयनगर के, जिसमें संगमा आते हैं, सुलवा आते हैं, टुलवा आते हैं और उसी के साथ ही अराविडू आते हैं। नाम याद रखने के लिए बहुत ही सिंपल है, फाउंडर के तौर पे हरिहर और बुका को याद रखिएगा, देवराय फर्स्ट और उसके साथ सुलुवा में देवराय सेकंड, टुलुवा में कृष्णदेव राय जो कि 1509 से लेकर के 29 तक की बातें करते हैं, और अराविडू में हमारे सामने राम राय उभर करके आते हैं। इसी के सामने क्या देखा जाता है दोस्तों, जो हमारा ये जो इलाका होता है काफ़ी ज़्यादा सेकुलर होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये लोग भगवान को, जो हम लोगों ने अभी देखा था कि जो भगवान विरूप्स्का के बारे में, RUPAKSHA, इनके ही शपथ लिया करते थे कि हम लोग जो भी काम करेंगे वो इनके द्वारा ही करेंगे, और चीज़ें कुछ इस हिसाब से हमारे सामने उभर करके आई थी। अब हमारे सामने होता क्या था कि ये जो डायनेस्टी हुआ करती थी दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा सेकुलर हुआ करती थी। अब जब सेकुलर हुआ करती है तो यहाँ का जो एक पॉलिटिकल सिचुएशन होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि लोग उनको देखेंगे, लोग उनको ध्यान में रखेंगे और जो राजा है उनके बारे में सुनेंगे। तो जो हमारा बहमनीज लोग हुआ करते थे वो इनसे जला करते थे कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हमारे से अच्छी चल रही हैं किसी और के। तो इसी वजह से जो इनकी लड़ाई है वो 3 बार क्लैश कहाँ कहाँ हुआ था मैंने आप लोगों को बताया था। रिवाइज करने के लिए फिर से याद रखिएगा कि तुंगभद्रा का क्षेत्र हुआ करता था, जो कि आप कह सकते हैं कि जो दोआब का रीजन है वो हुआ करता था। कृष्ण गोदावरी डेल्टा का जो रीजन है वहाँ पर, उसी के साथ ही कोंकण जो हमारा कोस्ट है महाराष्ट्र में, यहाँ पर इन तीनों का एक बार क्लैश हुआ था। तो अब याद रखिए, फिर से टॉपिक पर आते हैं दोस्तों। तो सेकुलर में जो चीज़ें हमारे सामने उभर करके आती हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग धर्म को पूजेंगे, धर्म का प्रचार करेंगे, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रैवलर्स देखे जाएंगे। तो यहाँ पर भी जो ट्रैवलर्स हुआ करते थे, कुछ इस हिसाब से 6 ट्रैवलर्स उभर करके आए थे, जो कि अलग अलग जगह से उभर करके आए थे। पहला जो ट्रैवलर्स है, इन सारी चीज़ों को लिखते जाइएगा। वैसे मैं लास्ट में ट्रैवलर्स वगैरह करवा दूंगा, लेकिन फिर भी इनके दौरान चीज़ें चल रही हैं तो इनके दौरान ही रखते जाइए। पहला जो ट्रैवलर उभर करके आया था, जिसको निकोलो कोंटी के नाम से हम लोग जानते हैं, NICOLO स्पेस CONTI। अब ये कौन हुआ करते थे? ये इटालियन हुआ करते थे दोस्तों। अब ये किन के टाइम में आए थे? ये हमारे देवराय फर्स्ट के टाइम में उभर करके आए थे। दूसरे जो हमारे फॉरेन ट्रैवलर हुआ करते हैं, ये अब्दुल रज़ाक हुआ करते हैं। काफ़ी फेमिलियर नाम है दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा। ये हमारे अरब से आए थे दोस्तों, और उसी के साथ ही ये कहाँ पर आए थे? ये देवराय सेकंड के एम्पायर में आए थे। तीसरे पर बातें करूं दोस्तों तो हमारा डोमिंगो पेइस के नाम से एक हमारे सामने उभर करके आए थे, DOMINGOPAES। अब ये कौन हुआ करते थे दोस्तों? पुर्तगाली हुआ करते थे, पोर्चुगीज़ हुआ करते थे। अब ये कहाँ होते थे? हमारा KD राय के द्वारा, यानी कि जो हमारा कृष्णदेव राय के टाइम में ये उभर करके आए थे। चौथे के बारे में बातें करूं दोस्तों तो हमारा द्युरात्र, उसका नाम बरबोसा टाइप्स है, यानी कि DUARTA स्पेस दे करके BARBOSSA। वो भी एक पोर्चुगीज़ हुआ करता था और इन्हीं के टाइम में आया करता था, कृष्णदेव राय के ही टाइम में। ये काफ़ी अजीब सा नाम है, स्पेलिंग याद रखिएगा जिस हिसाब से मैं याद रखता हूँ।
बेशक आपको प्रोनाउंसिएशन याद नहीं है, रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो कहीं पर भी पूछने वाला नहीं है। स्पेलिंग याद रखिएगा, लिखने में और समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो DUARTEBARBOSSA। तो डोमिंगो पेस का नाम काफ़ी आसान है और ये भी पोर्चुगीज़ हुआ करता था, पुर्तगाल से आया करता था और कृष्णदेव के टाइम पे आया करता था। तो ये जो दूसरा हमारे सामने ट्रैवलर था, ये भी हमारा उन्हीं के टाइम आया करते थे। बेशक देखा जाए तो कृष्णदेव के टाइम में 3 हमारे सामने उभर करके आए थे ट्रैवलर के बारे में। एक हमारा जो तीसरा जो ट्रैवलर उभर करके आया था, उनका नाम फरनाओ नूनीज के नाम से हम लोग जानते हैं। FERNAO स्पेस NUNIZ। अब ये कौन हुआ करते थे दोस्तों? ये इटालियन हुआ करते थे और हमारा कृष्णदेव राय के ही टाइम में ये आया करते थे। इसी के साथ ही साथ अगले हमारे सामने जो छठे ट्रैवलर उभर करके आए थे, ये कहाँ से आए थे दोस्तों? ये पहले तो इनके नाम देखिएगा, इनका नाम है महमूद वाली बल्खी। अब बल्खी के बारे में क्या कहा जाता है दोस्तों? एक बल्खी एक जगह ही है और बल्खी जो जगह है वहाँ से इनका ताल्लुक हुआ करता था। और देखा क्या जाता है, इनका जो टाइम फ्रेम है ना, वो लोग कहते हैं कि या तो कृष्णदेव राय के जाने के बाद में आए थे, और एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो 2 शासक हमारे सामने उभर करके आए थे 2 किंगडम के बारे में, तो ये इनके बीच के टाइम में आया करते थे। तो इनका ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि कौन से राजा उभर करके आए थे, किसके दौरान ये आया करते थे। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों उभर करके आती हैं। और साउथ के बारे में सबसे फेमस डायनेस्टी के जो राजा हमारे सामने हैं वो कृष्णदेव राय हैं। और कृष्णदेव राय के बारे में हमेशा जो सवाल है वो उभर करके आती हैं दोस्तों। चीज़ें अब ज़रा ध्यान से देखिएगा कि अगर सिग्निफिकेंस के बारे में अगर मैं बातें करूं तो कृष्णदेव राय के बारे में चीज़ें आती हैं कुछ इस हिसाब से। पहले तो अभी तक जितना मैंने बताया उसमें आप लोगों को ये पता चला होगा कि ये तुलुवा डायनेस्टी से ताल्लुक़ रखा करते थे और विजयनगर एम्पायर में काफ़ी ज़्यादा रोल दर्शाए गए थे। उसी के साथ ही साथ बाबर की जो कह सकते हैं कि बाबर की जो एक किताब है जो कि बाबरनामा है, या फिर आप लोग जानते हैं कि तुजुक ए बाबरी के नाम से जो फेमस है काफ़ी ज़्यादा, तो जो कृष्णदेव राय के बारे में बाबर ने भी अपने किताब में लिखा था। अब आप लोग ये कंफ्यूज मत होइएगा कौन पहले आया था कौन बाद में आया था, क्योंकि बाबर का जो टाइम फ्रेम है वो हमारे सामने 1526 आया था। कृष्णदेव राय का जो टाइम है दोस्तों वो 1500 से 900 लेकर के 1529 तक का टाइम फ्रेम आया था। तो अब कह सकते हैं कि बाबर इसके बाद ही आया था और उसने अपनी किताब में इसके बारे में भी चीज़ें दिखाई गई थी। इनके बारे में तीसरी क्या कहा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस हुआ करते थे और वो जो तेलुगु लैंग्वेज है दोस्तों उसको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये दिया करते थे। इसी के साथ ही साथ जो हमारा तिलानी रामन है उसके बारे में जो जिक्र है वो यहाँ पर ही किया जाता है। और उसी के साथ ही साथ कह सकते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेट स्कॉलर हुआ करता था। आप लोगों ने सीरियल देखा होगा कि कुछ हिसाब से एक पंडित हुआ करता था जिसकी इतनी बड़ी छुट्टियाँ हुआ करती थी। तो ये सारे जो चीज़ें हैं कुछ इस हिसाब से हमारे सामने दर्शाई जाती हैं, जिनके बारे में क्या कहा जाता है। कुछ किताबें इनके द्वारा लिखी गई थी जिसका नाम ANUKTAMALAYDA अमूख्ता मलयाडा इसका नाम है। और दूसरी जो किताब है वो उसका जो नाम है कुछ इस हिसाब से जम्बा JAMBAVATIKALYAMAN मतलब NAM जम्बा वट्टिका कल्याणम। ये जो किताब है दोस्तों वो इनके द्वारा 2 किताबें लिखी गई थी और कुछ इस हिसाब से नाम याद रखते जाइएगा। इसमें क्या दर्शाया गया है इस किताब में कि जितनी भी डायनेस्टीज़ हमारा विजयनगर एम्पायर के बारे में है या फिर सोसाइटी के बारे में है, उसके एक्सपेंशन के बारे में है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई जाती हैं। इसी के साथ ही साथ क्या देखा जाता था, हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो जो एक आप लोगों ने कृष्णदेव राय के बारे में और बातें करते हैं। जो हमारा SUBURBAN सुबुर्बन का जो जगह हुआ करता है या फिर एक टाउन के नाम से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ करता था। ये जो विजयनगर का जो एम्पायर है उसी विजयनगर जो जगह है उसी के ही पास में हमारा सुबुर्बन हुआ करता है। उसी के साथ ही साथ इसका जो नाम हुआ करता था वो NAGALAPURAM नगालापुरम कर दिया गया था, जो कि उनकी माता जी का नाम हुआ करता था। इस हिसाब से चीज़ें हमारे सामने उभर करके आती हैं। टेम्पल का निर्माण ये कर करके जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा फेमस जो टेम्पल हमारे सामने उभर करके आती हैं दोस्तों कुछ इस हिसाब से आती हैं। पहला जो मंदिर इनके द्वारा बनाया गया था वो कुछ इस हिसाब से, उनका जो नाम है वो वीर
WEERBHADRA, वीरभद्रा का जो टेम्पल हुआ करता है उनके द्वारा बनवाया गया था। इसी के साथ ही साथ जो हमारे जो गॉड विरूप्सका हुआ करते हैं, VIRUPAKSHA, विरूप्सका का जो टेम्पल है दोस्तों, वो भी इनके द्वारा ही बनवाया गया था। तो जो आर्किटेक्चर के बारे में बातें हो रही हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। इसी के बाद ही इनके एडमिनिस्ट्रेशन पर बातें करते हैं दोस्तों। इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जो किस प्रकार इनका जो शासन करने का जो रूल है वो हमारे सामने उभर करके आया था। तो क्या देखा जाता है दोस्तों कि काफ़ी ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड इनका जो किंगडम है वो हुआ करता था। यानी कह सकते हैं, मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले अभी जस्ट बताया कि जो राजा रिलीजियस हुआ करता था, उसी के साथ ही साथ आप ये बता सकते हैं कि रिलीजियस हुआ करता था तो लोग काफ़ी ज़्यादा सेकुलर हुआ करते होंगे। फिर उसके बाद जो सोसाइटी हुआ करती है काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ करती थी। अब जो राजा राज्य के अलावा बाकी आर्किटेक्चर में भी ध्यान दे, किताबों पर भी ध्यान दे, उसी के साथ ही तेनालीरामन जैसे जो स्कॉलर हैं वो उनके साथ बैठे, तो ऑटोमेटिकली जो लोग हैं वो उन्हीं की सुनेंगे कि मेरे जो राजा हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, मुझे अब इनको ही जिताना है, इन पे ही सारी चीज़ें बातें करनी है। तो ये कह सकते हैं कि इनका जो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था और कोई कोई जो पोस्ट हुआ करते थे वो राज्य के तौर पे बटे हुआ करते थे, जिनको हम लोग मंडलम भी कहते हैं। मंडलम आप लोगों ने सुना होगा कि जो मंडल के तौर पे चीज़ें आगे बढ़ाते हैं। इसी के साथ ही वलानाडु के नाम से फेमस एक VALANADU, इसी के सामने एक कह सकते हैं एक नाडु है, मतलब एक प्रोविंस होगा, एक डिस्ट्रिक्ट होगा, एक मेला ग्राम है के नाम से जानते हैं, और यहाँ से टूटा ग्राम, तो ये कुछ गांव से ताल्लुक़ रखते होंगे। तो ये जितने जो डिवीज़न हैं कुछ इस प्रकार से चीज़ें उभर करके आती हैं। अब इसके बाद इन्होंने जो हमारा फीडरल लॉर्ड्स हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस शब्द हम मॉडर्न में भी देखेंगे, और फीडरलिज्म खुद में ही काफ़ी अच्छा टर्म है और काफ़ी एक समझने वाला टर्म है। तो फीडरल लॉर्ड्स पर भी इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था। इन्होंने जो सिस्टम उभर करके लाया था उन लोगों को, उनको न्यायाकर सिस्टम के नाम से जानते हैं। न्यायाकर आप लोग नाम से ही जानते होंगे कि यहाँ पर न्याय का के तौर पे चीज़ों को हम लेकर के आ रहे हैं। यानी कि कह सकते हैं कि जो चीज़ें उभर करके आती हैं दोस्तों, कह सकते हैं कि ये हेरिडेटरी ना रख करके लोगों को न्याय दिलाए, या फिर काफ़ी अच्छे से जो पॉलिसी है वो इनकी दर्शाई जाती है। इसी के साथ ही साथ जो इन्होंने मिलिट्री पर काम किया दोस्तों, उसको कह सकते हैं कुछ इस प्रकार से, जो मिलिट्री की जो चीज़ें हैं वो फीडरल लॉर्ड्स, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि कोई सा भी लैंड है किसी भी एरिया में, कभी कभी जो हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स के भी तौर पे हम चीज़ों को जानते हैं, तो मिलिट्री का जो सबसे ऊपर का जो रैंक हुआ करता था उसको अमर न्यायाकर के नाम से हम जानते हैं। NAMAR स्पेस NARNAYAKAR के नाम से ये मिलिट्री ऑफिसर्स हुआ करते थे। और ये जो ऑफिसर्स का जो पोस्ट है दोस्तों, इनको इन्होंने हेरिडेटरी कर दिया था कि जो एक ऑफिसर है आज के डेट में कर्नल है, तो ज़रूर कल होके इसी का बेटा कर्नल बनेगा। तो इस हिसाब से हेरिडेटरी मिलिट्री में कर दी थी। उसी के साथ ही साथ क्या करा था इन्होंने, जो ब्राह्मण्स हैं, ब्राह्मीण्स हुआ करते थे, उनको रॉयल कोर्ट में बिठाने का जो आदेश है वो दे दिया था। जिस हिसाब से जो तेनालीरामन है या फिर और भी जितने महान ब्राह्मण हुआ करते थे, उसी के साथ ही साथ इन लोगों को अपनी अलग अलग एक टेरिटरी भी प्रोवाइड करी जा रही थी। मतलब गिवन टेरिटरी के तौर पे हम चीज़ों को जानते हैं कि उनसे जो टैक्स या फिर कर जो उभर करके आएगा वो इन लोगों को मिलते रहेंगे। मतलब इन लोगों का जब भी जो आमदनी है वो रुकेगा नहीं। इसी के साथ ही साथ चीज़ें आगे बढ़ाई तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये बेसिकली ये जितने भी सिस्टम है, अगर पूछता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ विजयनगर या फिर अब द कॉन्सेप्ट ऑफ कृष्णदेव राय फॉर द सिस्टम ऑफ फीडरल लॉर्ड्स या फिर जो न्यायाकर सिस्टम के बारे में कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द एकता सिस्टम। और एकता सिस्टम कहाँ पे आया करता था हमारा, जो दिल्ली सल्तनत के जो किंग्स हैं उन्होंने इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाया था। तो बेशक 1206 से लेकर के 1526 तक का टाइम फ्रेम इनका चला था। तेनालीरामन के बारे में अगर बातें देखा जाए, तेनालीरामन कह रहा हूँ सॉरी, कृष्णदेव राय के बारे में अगर बातें देखा जाए तो 1500 से 900 लेकर के 1529 तक की चीज़ें हमारे सामने दर्शाई गई हैं। इन्हीं के दौरान में इन्होंने इनसे एकता सिस्टम देखा और अपने इधर जो न्यायिकर सिस्टम है उनको लेकर के आए, तो चीज़ें आपस में ही रिलेट करेंगी। इसी के साथ ही साथ इन पे सोसाइटी पर काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं दोस्तों, तो सोसाइटी पर ध्यान देते जाइएगा।
ब्राह्मण्स को इन्होंने सर पे बैठा दिया, मतलब ये खुद भी एक तरह से काफ़ी ब्राह्मण की फैमिली से जो इनका ताल्लुक है वो रहा करता था, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इनको नॉलेज का या फिर स्कॉलर जितने भी लोग हैं इनको समझ हुआ करती थी, जिस हिसाब से ब्राह्मण्स को इन्होंने काफ़ी ऊंचा दर्जा दिखाया। उसी के साथ ही साथ एजुकेशन पर बातें होती हैं दोस्तों, तो इन्होंने क्या किया एजुकेशन में, जो अपर क्लास लोग हुआ करते थे उनको और मेल्स को, याद रखिएगा दोस्तों, सारी चीज़ें अगर पॉजिटिव हो जाती हैं हमारे कृष्णदेव राय के बारे में तो वो भगवान ना हो जाते। तो ये कुछ कोई सारी चीज़ें हैं, गलती हर इंसान से होती है, तो उनके द्वारा जो एक गलतियां की जाती हैं या फिर दिखाई जाती हैं वो कुछ इस हिसाब से दिखाई जाती हैं दोस्तों, कि जो एजुकेशन की जो पॉलिसी है उन लोगों ने क्या किया, सिर्फ अपर क्लास को, या फिर आप लोग देख सकते हैं कि एक हमारा कोर्ट हुआ करता है, यहाँ पर किंग बैठा है और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सब ब्राह्मण्स हुआ करते हैं, और ब्राह्मण्स हमेशा अपर कास्ट में आते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने एंशिएंट में करवाई थी दोस्तों। तो इनको एजुकेशन देना, और उसमें भी इनमें जो मेल्स हुआ करते थे उनको ही एजुकेशन देना, इन्होंने एक चीज़ें आगे बढ़ाई थी। इसी के साथ ही साथ टेम्पल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। अगर रिलीजियस है, सेकुलर है, तो टेम्पल्स का जो इम्पोर्टेंस है वो ऑटोमेटिकली हमारे सामने दिखाया जाता था। इसी के साथ ही इनके टाइम में क्या देखा जाता है दोस्तों, कि जितने भी टेम्पल्स हुआ करते हैं उनमें कल्याण का एक मंडप हुआ करता है। कुछ इस तरह से लिखते जाइएगा कि मंडप से तो आप लोग समझते होंगे कि शादी वगैरह में जो मंडप लगाते हैं बीच में, तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, वो कुछ इस प्रकार से ही हमारे सामने उभर करके आती है। कल्याण मंडप से आप लोग नाम से समझते हैं कि जो मंडप हम लोग कल्याण के तौर पे हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। मतलब आप लोग मंदिर में जाइएगा तो बीच में एक हवन कुंड टाइप बनाया होगा साउथ के मंदिरों में। तो ये सब जितने भी स्टाइल हैं दोस्तों मंदिर के ऊपर, फेस्टिवल्स के ऊपर, ये सब मैं आर्ट एंड कल्चर में करवा कर ही चीज़ों को जाऊँगा, इनकी टेंशन मत लीजिएगा। बस अभी के लिए फ़िलहाल ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते जाइए। इसी के साथ ही वुमेन कंडीशन पर बातें करता हूँ दोस्तों। सोसाइटी में मैंने आम आदमी के बारे में बात किया और वुमेन के बारे में हमेशा ही बात करता हूँ, क्योंकि ये दोनों एक ऐसे पहलू हैं दोस्तों, इनसे आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो वुमेन के बारे में क्या देखा जाता था, यहाँ पे कोई भी पर्दा सिस्टम नहीं हुआ करता था, नो पर्दा सिस्टम यहाँ पर हम जानते हैं। उसी के अलावा हम लोग देखते हैं कि जो सती का जो सिस्टम है ना वो प्रेजेंट हुआ करता था। इसी के साथ ही जो चाइल्ड मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है वो लोगों को नहीं पता था, इस टाइम में पता नहीं था, या फिर ये कह सकते हैं कि जो चाइल्ड मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है इन लोगों को उसके बारे में नॉलेज था ही नहीं। अगर होता तो शायद ये लोग चीज़ों को आगे बढ़ा देते, लेकिन इसके बारे में जिक्र दे रखा है कि ज़रूर अगर चाइल्ड मैरिज के बारे में अगर बातें की जाती हैं दोस्तों, तो हम लोग आज के डेट में तो सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन उस टाइम में अगर किताब में इसका जिक्र दे रखा है तो बेशक इनका जो साउथ का एम्पायर है यहाँ ना हो कर के कहीं राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, यूपी, इन सब में कहीं ना कहीं होता होगा, कह सकते हैं। तो जिक्र जब दे रखा है और इनके बारे में दे रखी है कि इनको नहीं पता था, तो ये याद रखिएगा इंडिया में कहीं ना कहीं ये जो प्रैक्टिस है वो होता ही होता मतलब हो रहा होगा। इसी के साथ ही साथ अब आगे बढ़ते हैं तो विजयनगर एम्पायर के बारे में आप लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन देखा, फिर उसके साथ ही सोसाइटी देखी, आर्किटेक्चर के बारे में बातें हो गई, जो मंदिर वगैरह का डेवलपमेंट है, बुक्स वगैरह की बातें हो गई, रिलीजियस, सेकुलर, साइंस, ये सारी चीज़ों को लेकर के किस हिसाब से देखा। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो हमारा बहमनी किंगडम है, बहमनी किंगडम के बारे में क्या कहा जाता है, याद करिए फिर से, वो मैंने बताया था बहमनी किंगडम हमारा कहाँ पर हुआ करता है। तो बेसिकली डेक्कन का जो इलाका हुआ करता है हम उसमें उसको मानते हैं, और डेक्कन के इलाका में जो हमारा क्या कुछ इस तरह से महाराष्ट्र का जो इलाका है या फिर उधर के ही जो क्षेत्र हुआ करते हैं हमारे सामने उभर करके आई थी। पहले तो हम इसके बारे में जो हमारा बहमनी हमारा जो किंगडम है उसके बारे में ज़रा ध्यान देते जाइएगा। इसका निर्माण हुआ कैसे, मैं बताता हूँ आप लोगों को दोस्तों। हम लोगों ने देखा था और हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारा इतिहास का वाइजेस्ट फूल के नाम से हम लोग जिस शासक को जानते हैं, जिसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक हुआ करता है, उसने जब अपना कैपिटल, आप कह सकते हैं कि उन्होंने जब कैपिटल है दिल्ली हुआ करता था उसको दौलताबाद कर दिया था। और दौलताबाद के बारे में क्या कहा जाता है दोस्तों, ये कुछ हमारा महाराष्ट्र के इलाका में बसा हुआ है। तो दिल्ली से लेकर के दौलताबाद में चीज़ों को जब आगे बढ़ाया
फिर से जब उनको लगा कि चीज़ें यार अब हम वापस दिल्ली शिफ्ट नहीं हो पाएंगे, तो उन लोगों ने क्या किया, वहीं पर ही अपना एक घर बसा लिया। महाराष्ट्र का जो रीजन है, डेक्कन का जो इलाका है, वहाँ पर अपना जो घर है उसे बसा लिया। तो बेसिकली क्या कहा जाता है, इस डायनेस्टी का जो ओरिजिनल स्टेब्लिशर हुआ करता है, फिर फादर हुआ करता है, उसका नाम बहमान, BAHMANSHAH, बहमान शाह हुआ करता है। इसके जो इम्पोर्टेंट सुल्तान हुआ करते थे दोस्तों, वो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से आते थे, ज़रा ध्यान देते जाइएगा, लिखते भी जाइएगा। उनका जो पहला शासक हुआ करता था वो फिरोज शाह बहमान के नाम से हम जानते हैं, FEROZESHAH फिरोज शाह बहमान के नाम से हम लोग जानते हैं। इनके बारे में और क्या थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मैं बताया था दोस्तों, ये जो शासक हुआ करते थे वो मल्टीलिंगुअल हुआ करते थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो एक लैंग्वेज है, किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से लिखते हैं, इनको ये एक तरह से मान करके चलिए बहुत अच्छी पकड़ हुआ करती थी लैंग्वेज को लेकर के। उसी के साथ ही साथ ये जो दौलताबाद जो रीजन है, इसके यहाँ पर एक तरह से अब्जॉर्बर के तौर पर, मतलब ऑब्जॉर्व किया करते थे कि किस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाना है, चीज़ों को आगे करना है। उसी के साथ तीसरा जो इनका इम्पोर्टेंस देखा गया था कि जो देव राय फर्स्ट हुआ करते थे, उनकी जो बेटी हुआ करती थी, इनसे इनकी शादी हुई थी उस टाइम में। तो इस वजह से इनका जो थोड़ा नाम है या फिर फेम है वो उनके वजह से भी मिलता है। अगले जो राजा हमारे सामने उभर करके आए थे इस डायनेस्टी के, जो कि सेकेंड राजा, जिनका नाम अहमद शाह, AHMAD स्पेस HHSHAH स्पेस WALI, वली, अहमद शाह वली के नाम से हम लोग जानते हैं। और आप लोगों को जब सूफी सेंट के बारे में या फिर सूफीज़म के बारे में चीज़ें सामने आएंगी तो चीज़ें कुछ इस प्रकार से आएंगी कि ये सूफी सेंट हुआ करते थे, जो कि आप लोगों ने सिलसिला का नाम सुना होगा कि ये जो चिश्ती के जितने भी सिलसिले हुआ करते थे उनमें इनका काफ़ी ज़्यादा रोल हुआ करता था। इसी के साथ ही सिलसिला कहते हैं कि कुछ इस प्रकार से, एक तरह से इसको रिलेट करिए किस तरह से बुद्धिस्ट के काउंसिल हुआ करते थे, उस प्रकार से इनके सिलसिले चलाए जाते थे। इसी के साथ ही साथ क्या देखा गया था कि अहमद शाह वली ने चीज़ों को इस प्रकार आगे बढ़ाया था कि 1425 AD के अराउंड में इन्होंने जो अपना कैपिटल है उसको शिफ्ट किया था। कहाँ से कहाँ तक दोस्तों, तो जो गुलबार्ग है, GULBARGA, गुलबार्ग हुआ करता था, वहाँ से बीदर से इन्होंने चीज़ों को शिफ्ट करा था, मतलब शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम गुलबार्ग टू बीदर। क्योंकि उनको क्या कहा जाता था दोस्तों कि ये जो बीदर का जो एक कैपिटल है या फिर बीदर का जो एक इलाका है, ये काफ़ी ज़्यादा सेंट्रली लोकेटेड है, जो कि हमारा बहमानी किंगडम है, मतलब एक तरह से बीच में लोकेटेड होगा। उसी के साथ ही साथ क्या देखा जाता था, ये जो बीदर का जो क्षेत्र है वहाँ पर 3 लैंग्वेजेस बोली जाती थी, जो कि कौन कौन सी बोली जाती थी, पहला मराठी बोली जाती थी, दूसरा कन्नड़ बोली जाती थी, तीसरा तेलुगु बोली जाती थी। तो ये सारी चीज़ें इनके बारे में देखा। इसी के साथ ही तीसरे जो राजा हमारे सामने उभर करके आए हैं उनको हम लोग महमूद, MAHMUD, महमूद गवन के नाम से हम लोग जानते हैं। अब इन्होंने क्या किया था, आप हमारे जो एक राजा उभर करके आए थे जिनको हम लोग मोहम्मद शाह सेकंड के नाम से जानते हैं, उनके ये वज़ीर हुआ करते थे। उसी के साथ ही इन्होंने जो अपना एम्पायर है उसको 8 प्रोविंस में बांट दिया गया था, मतलब डिवाइडेड देयर किंगडम इनटू 8 प्रोविंसेस। उसी के साथ ही साथ इनकी जो मृत्यु हुआ करती थी वो 1482 के अराउंड में हुई थी। इसी के साथ ही इनके जाने के बाद जो हमारा बहमानी किंगडम है वो स्प्लिट हो गया था अलग अलग जगह। जिस हिसाब से हमारे सामने जो नाम उभर करके आते थे दोस्तों, ज़रा याद रखिएगा, इनके जाने के बाद चीज़ें कुछ इस प्रकार हमारे सामने आई थी कि जो बीजापुर का क्षेत्र है या फिर जो बिदर का जो क्षेत्र है या फिर बिरार का जो क्षेत्र है, उसी के साथ ही अहमदनगर का जो क्षेत्र है, उसी के साथ ही गोलकोंडा का जो क्षेत्र है, वो अलग अलग शासक के द्वारा है, वो लोग बहमानी किंगडम से ताल्लुक़ रखने वाले, लेकिन अलग अलग जो क्षेत्र है उनके द्वारा बंटवारा होने के बाद में कुछ इस प्रकार से आई थी। तो जो बीजापुर का जो क्षेत्र है वो वहाँ के जो शासक हुआ करते थे वो आदिल शाही के नाम से हम लोग उनको जानते हैं। बिदार का जो क्षेत्र है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करता था, वो बरीद शाही के द्वारा हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं।
इसी के साथ ही बेरार का जो सिस्टम है, वो लोग इमाद शाही जो एक राजा है, इनके बारे में हम जानते हैं। अहमदनगर का की जो जगह है वो निज़ाम शाही के नाम से हम जानते हैं। मतलब एक चीज़ ज़रा कॉमन देखिएगा, ये शाही शाही का जो कॉन्सेप्ट है ना, बहमानी किंगडम के टूटने के बाद में ये शाही का जो एक कॉन्सेप्ट है वो उभर करके आया था। गोलकोंडा के बारे में बातें करी जाए तो ये कुतुब शाही के द्वारा जो एक रचना है वो उभर करके आई थी। इससे पहले आप लोग देख पाते होंगे कि बहमान कुछ नाम हुआ करता था, वली के नाम से हम जानते थे, उसी के साथ गमन के नाम से हम लोग जानते थे। लेकिन टूटने के बाद में जो हमारे सामने चीज़ें उभर करके आई थी कुछ इस हिसाब से, शाही शाही, बीजापुर का आदिल शाही, बिदर का बारिद शाही, बेरार का इमाद शाही, अहमदनगर का निज़ाम शाही और गोलकोंडा का कुतुब शाही। ये सारी चीज़ें याद हो गई दोस्तों। 5 जो 8 में से 5 काफ़ी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट थी वो यही पांचों हुआ करती थी। इसी के बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें हमारे सामने कुछ इस प्रकार आई कि जितने भी हमारे सामने ये पांचों हैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बहमानी हुआ करते थे। इन पांचों ने एक एक करके जो हमारे विजयनगर एम्पायर है उनको लपेटा। मतलब कोशिश बहुत की हटाने की। कभी जो 3 लड़ाइयाँ विजयनगर के द्वारा लड़ी गई थी वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ करती थी। उसके अलावा हर एक महीने में इनका एक टारगेट हुआ करता था कि हमें जाना है और लड़के आना है। इसी के साथ ही कुछ लड़ाई इनके द्वारा लड़ी गई थी, वो बैटल ऑफ तलीकोटा है, TALIKOTTA। उसी के सामने बानी हट्टी है, BANIHATTI। उसी के सामने राक्षस के नाम से, बैटल ऑफ राक्षसा के नाम से हम जानते हैं। तो ये इनके द्वारा ही लड़ाई गई थी, मतलब बहमनी के द्वारा ही लड़ी गई थी। इसी के साथ ही क्या देखा गया था कि बाद में जा कर के जब औरंगज़ेब का टाइम आया तो औरंगज़ेब ने इन सबको हथिया लिया था, मतलब जीत करके। तो औरंगज़ेब के टाइम में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल के तौर पे हम चीज़ों को मानते हैं, तो औरंगज़ेब ने इनको भी पीटा था लास्ट में। इनके अब कंट्रीब्यूशन की बातें करते हैं कि हम इनको इंडिया में क्यों देखते हैं दोस्तों। उर्दू का जो विकास है, उर्दू लैंग्वेज का जो विकास है हमारे भारतवर्ष में, वो इनके द्वारा ही कराया गया था। उसी के साथ ही इनके द्वारा जो एक किताब है, आप लोगों ने सुना होगा, दीवान ए कुतुब शाही। ये जो किताब है ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये कुली कुतुब शाही के द्वारा लिखा गया था। ये चीज़ें लिखते जाइएगा, इनका जो कंट्रीब्यूशन है। उसी के सामने आप लोगों ने गोल गुंबज का नाम सुना होगा। गोल गुंबज का जो एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है, जो कि आदिल शाही जो किंग हुआ करता है उसके द्वारा जो एक चीज़ें हैं वो उभर करके आई थी, जो कि एक गुंबज हुआ करता है, कुछ बड़ा सा और कुछ इस प्रकार सा। तो ये जो गोल गुंबज का जो कॉन्सेप्ट है वो आदिल शाही के द्वारा ला करके आए थे। तो ये जितने हैं दोस्तों हमारे मेडिवल के टाइम फ्रेम में, या फिर आप कह सकते हैं कि मेडिवल की मध्यकालीन भारत के बारे में जितनी सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें कुछ इस प्रकार से चलती आ रही थी। अब एक बार मैं क्या करूँगा दोस्तों, जितनी भी सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के तौर पे हम लोगों ने देखा, क्योंकि देखिए जो राजा हुआ करते थे, जो हमारा कॉन्सेप्ट हुआ करता था, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा। लेकिन जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा उभर कर करके आता है उस पर हम एक बार बातें करते हैं। तो कुछ ज़मीन को लेकर के बातें होती हैं, लैंड फीडवल पर बातें होती हैं। तो वहाँ पर जो सिस्टम आती हैं, एक तरह से ये मान करके चलिए आपका जो 95% जो मेडिवल है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हमने दिल्ली सल्तनत का टाइम फ्रेम देखा, मुग़ल का देखा, साउथ का देखा। अब इसके बाद हमारे सामने कोई और चीज़ें उभर करके नहीं आती। गुजरात का जो टाइम फ्रेम है, बंगाल का जो टाइम फ्रेम है, मालवा का जो टाइम फ्रेम है दोस्तों, वो सब मॉडर्न में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस वजह से हम लोगों ने उसको मेडिवल में नहीं किया था। तो ज़मीन पर बातें हमेशा की जाती हैं दोस्तों। तो हमारे सामने सबसे पहला जागीरदारी सिस्टम उभर करके आता है। जागीरदारी सिस्टम में चीज़ें क्या आती हैं कि जो इसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, चीज़ें इस हिसाब से आती हैं कि ये जो ज़मीन हुआ करती है ये जागीरदार को डायरेक्ट किंग से मिला करती थी। क्योंकि क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इस वजह से मैं ये सारी चीज़ें करवा रहा हूँ। उसके बाद ही ये नॉन हेरिटेबल हुआ करते थे, मतलब ये हेरिडेटरी के साथ चीज़ें हमें नहीं मिला करती होंगी। उसी के साथ ही साथ फाइनेंशियल को, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल हुआ करती थी। उसी के साथ ही साथ कह सकते हैं जो अगला जो सिस्टम हमारे सामने इसके बाद में ज़मींदार्स का उठ कर के आया था। तो ज़मींदारों ने क्या किया था, अपनी अलग एक ज़मींदारी सिस्टम को लॉन्च कर दिया था। वहाँ पर क्या किया था, इनको सबसे पहले हेरिडेटरी बनाया। उसी के साथ ही साथ
जो हमारा पीजेंट का जो आउटपुट है, जो 1/6 शेयर के तौर पे हम लोगों ने देखा था, कहीं कहीं हम लोगों ने 1/4 का भी देखा था, तो ये ज़मींदारी सिस्टम के तौर पे चीज़ों को आगे बढ़ाई थी। उसी के साथ ही साथ जो हमारा दिल्ली सल्तनत में मनसबदारी सिस्टम भी आया था ज़मीन को लेकर के, इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय अकबर, चीज़ें आगे बढ़ी थी। इसी के साथ मनसब के तौर पे हम मानते हैं कि ये रैंक हुआ करते थे और वो जो अवार्ड मिलता था किंग्स के द्वारा, उसी के साथ ही ये हायरार्की पर चीज़ें चलती थी दोस्तों। उसी के साथ ही साथ हम मान सकते हैं कि ये जितने भी मनसबदार हैं दोस्तों, मिलिट्री ऑफिसर्स के तौर पे लड़ाई वगैरह होंगी या फिर इनका जो सैलरी वगैरह आएगा वो ये जो ज़मीन है वहाँ से टैक्स लेकर के चीज़ें आएंगी। इसी के साथ ही पूछा जाता है कि अकबर ने स्टेट पीसेस का सवाल है मेरे मन में आ रहा है, अकबर ने मनसबदारी सिस्टम को कब लॉन्च किया था? तो इट वाज लॉन्च्ड इन द एरिया 1571 और विद द हेल्प ऑफ शहबाज खान। यानी मनसबदार में मनसबदारी सिस्टम में लिखिएगा कि मनसबदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर इन 1571 विद द हेल्प ऑफ शहबाज खान। उसी के साथ ही साथ क्या देखा जाता था कि अगर जितने भी शासक उभर कर करके आते हैं उनकी मर्जी अगर रहे या फिर उनके आगे कोई सा भी जो सेंट होगा या फिर आप कोई सा भी एक ट्रैवलर होगा, उनकी नहीं चलेगी। जो किंग कहेगा यानी मेरा वचन ही शासन है, वही सारी चीज़ें उभर करके आएंगी। तो कुछ इस प्रकार आती हैं। जो मीर बख्शी का भी जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, वो यहाँ से ही उभर करके आती हैं। और उसी के साथ ही साथ आमिर्स का कॉन्सेप्ट हो गया। उसी के साथ ही जो एक आर्मी में उनके दौरान में कह सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट पोजीशन या फिर हाईएस्ट रैंक के तौर पे हम लोग खान ए खाना को डालते हैं। जिस हिसाब से आज के टाइम फ्रेम में हम लोग आर्मी के जनरल को जानते हैं या फिर उससे भी ऊपर सीडीएस का जो एक अभी का जो करंट में देखेंगे तो चीज़ें उभर करके आती हैं। तो मिलिट्री फोर्सेस या फिर आर्मी का जो सबसे ऊपर रैंक उनके टाइम में हुआ करता था, वो आप कह सकते हैं कि खान ए खाना, KHAN-I-KHANA खाने खाना के नाम से हम जानते हैं। इनके अंडर में आप कह सकते हैं कि कम से कम 5000 सैनिक इनके अंडर में आया करते थे। उसी के साथ ही थोड़ा सा और नीचे जाए तो आमिर्स की बातें होती हैं, AMIRS। आमिर्स में 500 से लेकर के 2500 तक की जो चीज़ें हैं वो दर्शाई जाती हैं। उसी के साथ ही मनसब्स का जो सिस्टम है दोस्तों, वो जो 500 से कम लोग हुआ करते थे वो इनके अंडर में आया करते थे। तो ये 3 रैंक क्लियर हैं दोस्तों। उसी के साथ ही साथ दाग सिस्टम आप लोगों ने देखा था, किस तरह से चीज़ें हॉर्स के, घोड़े की ब्रांडिंग के लिए इसे हम जानते हैं। इसी के साथ ही अगले 2 सिस्टम के बारे में जो चीज़ें बताई गई हैं किताबों में दर्शाई नहीं गई हैं, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें ऊपर हैं दोस्तों, लेकिन याद रखिएगा क्योंकि अब हल्के से यूपीएससी का भी सवाल पूछता नहीं है। तो IJARADARI इज़ मतलब इसको कहेंगे इजरादारी सिस्टम के नाम से हम इसको जानते हैं। ये भी कुछ इस प्रकार से हैं। तो ये क्या देखा जाता था कि जो फार्मर हुआ करते थे वो एक तरह से जो रेवेन्यू का जो सिस्टम है, मतलब एक तरह से ये कह सकते थे, पहले तो ये जो सिस्टम है दोस्तों इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय शाहजहां, ये याद रखिएगा। और उसी के साथ ही इस चीज़ को जो फेमस है वो औरंगजेब ने किया था। मतलब याद रखिएगा दोस्तों, शाहजहां वाज द फर्स्ट हु इम्प्लीमेंटेड दिस आइडिया of this system और it was basically popularized by औरंगजेब। हमारे सामने चीज़ें उभर कर करके आती हैं। यहाँ पर होता क्या था दोस्तों, इस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा मैं बातें करूँ तो जो फार्मर्स होता था उसको एक तरह से जो रेवेन्यू की जितनी सारी चीज़ें हैं, मतलब एक जो टैक्स के तौर पे भारी मात्रा में जो किंग है उनको चुकाना पड़ता था। मतलब इनका जो हाल है वो काफ़ी ज़्यादा बेहाल हो जाता था। इसी के साथ ही अगला जो सिस्टम आता है वो हमारा भाईचारी सिस्टम आता है, BHAICHAARI। भाईचारी सिस्टम के नाम पे हम इसको जानते हैं, जो कि 1800 के आसपास में जॉन लॉरेंस के द्वारा लाया गया था। अब ये आप लोग कह रहे होंगे ये मेडिवल में सर क्यों पढ़ा रहे हैं। देखिए लैंड पर जितनी भी सवाल आएंगे मैं ये नहीं चाहूँगा कि कभी आज कराऊँ, कभी कल कराऊँ, कभी परसों कराऊँ। एक बार में जो भी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी उसी को मैं एक परफेक्ट स्टडी या फिर सिंप्लीफाइड तरीका मानता हूँ। तो भाईचारी सिस्टम हमारा 1800 के आसपास में जॉन लॉरेंस के द्वारा लाया गया था। वहाँ पर क्या देखा जाता था कि टैक्स जो दिया जाता था
वो एक विश्वास पर दिया जाता था। मतलब उसमें कोई ऐसा ज़रूरी नहीं था कि आपको देना ही देना है। अगर चीज़ें अच्छी लगी या फिर विश्वास के तौर पे हम मान रहे हैं कि ये बंदा अगर हमें एक छठा भाग दे रहा है तो इससे ले लो। मतलब जब हम मॉडर्न में इसके बारे में भी पढ़ेंगे तो थोड़ा सा एक आइडिया मैंने बता दिया है। अब इसके बाद में हम लोग चीज़ें को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो जो हमारे सामने चीज़ें उभर करके आई थी, आप लोगों को मैं सिंप्लीफाइड करवाना जानता हूं दोस्तों। तो ट्रैवलर्स जितने भी आए थे हमारे मेडिवल के टाइम फ्रेम में, इसको लिखते जाइएगा उन्होंने क्या क्या सारी चीज़ें करी थी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जिस हिसाब से मैं आप लोगों को करवाऊंगा। तो ट्रैवलर्स के बारे में, मेडिवल इंडिया में जितने भी ट्रैवलर्स आए थे दोस्तों, याद रखिएगा टोटल आप कह सकते हैं 14 या 15 के आसपास चीज़ें उभर करके आई थी। टोटल सबको मैं एक साथ ही लिखवा दूंगा, आप लोग जल्दी जल्दी बस लिखते जाइएगा। सबसे पहला जो ट्रेवलर हमारे सामने उभर करके आया था, वो उसका नाम अल मसूड़ी हुआ करता था। AL स्पेस MASUDI। उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो कब आया था? 890 AD के अराउंड में आया था। उसके सामने इसको हम लोग हीरोडोटस ऑफ अरब के नाम से हम जानते हैं। इसकी जो रचना हुआ करती थी दोस्तों, उसको हम लोग NURUJ स्पेस UL स्पेस DAHAB मुरूज उल दहब के नाम से जानते हैं, जो इसकी किताब हुआ करती थी। इसी के साथ ही हमारे सामने अल बरूनी आए थे। अल बरूनी के बारे में देखा क्या जाता है, जो कि महमूद ऑफ गजनी के टाइम में आए थे। इन्होंने क्या किया था, किताबुल हिंद लिखाया था, तारीख ए हिंद लिखवाया था। फिर उसके बाद ही संस्कृत के जो हमारे ग्रामर में जो पतंजलि के जो ग्रामर हुआ करते थे, उनको अरब में चेंज किया था। इनको फादर ऑफ आइडियोलॉजी भी कहा जाता है। तीसरे नंबर पे हम डालते हैं मार्को पोलो को। ये सभी एक लाइन से आए थे, एक सिस्टम से आए थे। मार्को पोलो के बारे में क्या कहा जाता है, ये वेनिटियन हुआ करते हैं, यानी जो वेटिकन सिटी के आसपास से आया करते थे। अब ये कहाँ से आए थे दोस्तों, इनके बारे में मार्को पोलो आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन कभी ये नहीं देखा होगा कि ये किसके दौरान आए थे। ये हमारा जो एक काकाटीय डायनेस्टी हुआ करती थी, और वहाँ पर बातें किया जाए तो रुद्रमा देवी, एक रुद्रमा देवी के नाम से एक हमारे सामने रानी उभर करके आई थी, जो कि काकाटीय डायनेस्टी से संपर्क रखा करती थी। उनके दौरान में ये जो मार्को पोलो थे वो आए थे। और उसी के सामने एक तरह से आइडिया दे तो ये पंड्यन डायनेस्टी का एक किंगडम, पंड्यन किंगडम के तौर पे हम चीज़ों को जानते हैं। बट इनके बारे में क्या कहा जाता है कि ही वॉज स्टॉप्ड एट द कोरोमंडल कोस्ट पर, या फिर जो मालाबार का जो कोस्ट है, यहाँ पर इनको रोक दिया गया था जब ये चाइना से रिटर्न कर रहे थे। इसके बाद ही अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो चीज़ें हमारे सामने इब्न बतूता आते हैं। और इब्न बतूता के बारे में चीज़ें इस तरह से आती हैं, ये मोरक्कन हुआ करते हैं दोस्तों। कब आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम फ्रेम में आए थे। 1301 AD से लेकर के 47 AD तक के बारे में इन्होंने क्या लिखा था दोस्तों, रिहाला लिखा था, RIHLA। तो ये सारी चीज़ें मैंने करवा रखी हैं, लेकिन एक चीज़ों को लिमिटेड करवाने के लिए ये फिर से मैं करवा रहा हूँ। इनके क्या क्या इंपॉर्टेंस है दोस्तों, ये सारी चीज़ें यहीं पर ही क्लियर होते जाएंगी। उसके बाद ही आज ही मैंने निकोलो कोंटी का नाम आप लोगों को दिया, जो कि कहाँ पर देवराय फर्स्ट के टाइम पे आया था। बेसिकली ये क्यों आया था दोस्तों, ये गोल्ड और स्पाइस का ट्रेड करने आया था। फिर छठे नंबर पर हम आगे बढ़ते हैं, तो अब्दुल रज़ाक हमारे सामने उभर करके आए थे, जो कि कौन हुआ करते थे, देवराय 2 के टाइम पे आए थे। और ये बेसिकली क्या देखा जाता है, ये जो हमारे शाहरुख हुआ करते थे ऑफ TIMU, तिमुरिद जो डायनेस्टी हुआ करती थी, उसके जो राजा हुआ करते थे शाहरुख, जिसका नाम है, वो खान वाले शाहरुख नहीं, ये शाहरुख जो नाम है वो उनके एम्बेसडर हुआ करते थे। अगर मैं अब्दुल रज़ाक के बारे में चीज़ें बातें करूं तो उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो मैंने अभी डोमिंगो पियस के बारे में बातें करी हैं, जो कि कृष्णदेव राय के टाइम में आया करते थे। उन्हीं के साथ ही आगे बढ़े तो हमारा राल्फ फिच आया था दोस्तों। राल्फ फिच के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये इंग्लिश हुआ करता था, ये अकबर के टाइम में आया करता था। इसी के साथ ही आगे बढ़े तो हमारा एक पोर्चुगीज आया था जिसका नाम एंटोनियो हुआ करता था, ये भी अकबर के टाइम में आया था। 10वें नंबर पर अगर मैं बातें करूं
तो हमारे सामने थॉमस रोई आए थे, जिनको हम लोग सर थॉमस THOMAS RAE के नाम से हम लोग जानते हैं, ROE के नाम से हम लोग जानते हैं। ये कौन हुआ करते थे? ये इंग्लिश डिप्लोमेट हुआ करते थे, जो कि जहांगीर के टाइम पे आए थे 1615 के अराउंड में। 11वें नंबर पर अगर मैं बातें करूं दोस्तों, तो पीटर मुंडी के नाम से एक फेमस, काफ़ी फेमिलियर नाम है पीटर मुंडी, आप लोगों ने कभी सुना होगा या पढ़ा होगा। ये इंग्लिश हुआ करते थे, जो कि शाहजहां के टाइम पर आया करते थे। 12वें नंबर पर अगर हम देखें तो निकोलो, NICOLLO, निकोलो MANUCCI। अभी मैंने जस्ट मनुकी के बारे में बताया था, तो ये इटालियन हुआ करते थे। और इन्होंने क्या किया था दोस्तों, सबसे ज़्यादा रहने वाले टाइम फ्रेम में अगर बातें करें, यानी कि जो मुगल डायनेस्टी के सबको देख करके गए थे, 5 राजा को देख करके गए थे। ये शाहजहां से लेकर के फारूक सियार तक हमारे भारत में रहे थे। तो ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर राजाओं को देखा तो वो इन्होंने ही देखा। 13वें नंबर पर हम लोगों ने फ्रांसिस्को बर्नियर को देखा था, FB को देखा था, जो कि औरंगजेब के टाइम फ्रेम में आए थे, जो कि दारा सिखों के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हुआ करते थे। उनकी जो किताब है ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किताब है। उसी के साथ ही आखिरी हमारे सामने जो ट्रेवलर उभर करके आए थे, जिनका नाम जीन JEAN BAPTISTE स्पेस TRAVERNIER हुआ करता है। ये फ्रेंच हुआ करते थे। और दोस्तों ये किसके टाइम में आए थे? ये शाहजहां के टाइम में और औरंगजेब के टाइम में आया करते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। कुछ इस प्रकार से हमारा जो मेडिवल में जितने सारे कह सकते हैं कि जो ट्रैवलर्स हैं, उनको इकट्ठा करके आप लोगों को चीज़ें बताया। कुछ टर्म्स हमारे सामने आते हैं, ये सब जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये सब लिखते जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर प्रीलिम्स में आते हैं दोस्तों कि ये जो टर्म्स हैं इसको क्या बोलते हैं, ये जो टर्म्स हैं उसको क्या क्या बोलते हैं। तो जो हमारा पहला टर्म उभर करके आता है उसको हम लोग आमिल, AMILGUZAR, आमिल गुर्जर के नाम से जानते हैं। यानी आप कह सकते हैं चीज़ें इस हिसाब से आती हैं। तो ये बेसिकली कहते क्या है कि जो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, उनके नाम से हम लोग जानते हैं। उसी में जो टर्म आते हैं, जमा का जो कॉन्सेप्ट है, जो टैक्स हमारा अमाउंट कलेक्ट हुआ, जमा करना, उसी के सामने दूसरा हासिल करना। जो टैक्स हमारा कलेक्ट हुआ वो कुछ इसी का नाम है, जमा हो गया या हासिल हो गया, HASIL। उसी के साथ ही 17th सेंचुरी के अराउंड में पीजेंट का हमारे पास 2 भाग बट गया था। 2 भाग कहने का मतलब क्या है? पहला जो भाग है हमारे सामने KHUD, खुद खस्ता के नाम से हम जानते हैं। दूसरा पही खस्ता के नाम से हम जानते हैं। इनके बीच देखिए नाम ही अजीब है, लेकिन काम बहुत ही सिमिलर और आप लोग जानते भी होंगे। ये वो फार्मर हुआ करते थे जिनके पास अपनी ज़मीन हुआ करती थी, अपने घर हुआ करते थे। पही हुआ करते थे कि जिनके पास कुछ भी नहीं हुआ करता था, अलग अलग जगह से आकर के ये कॉन्ट्रैक्ट पर काम किया करते थे। ये बस नाम ही अजीब है दोस्तों, काम वही है, बस आप लोगों को चीज़ें फेमिलियर करवाने के लिए मैं बता रहा हूँ। इसी के सामने मर्चेंट्स की बातें करें तो तमिल के इलाके में मर्चेंट्स को हम लोग मसातुवरम के नाम से जानते हैं, MASATTUVAM। तमिल में हम लोग मर्चेंट्स को मसातुरम के नाम से जानते हैं। प्राकृत में अगर इसी के मर्चेंट्स के बारे में जाने तो सेठीज का जो नाम आता है वो हम लोग इसके नाम से जानते हैं। या फिर आप लोग सातवाहन का जो नाम आता है दोस्तों, वो भी एक तरह से मर्चेंट का ही नाम उभर करके आया था। इसी के साथ ही क्षेत्रियाज का जो नाम आता है वो भी मर्चेंट्स के ही तौर पे हम लोग ले करके जाते हैं। इसी के साथ ही जो हमारा मेडिवल में जो भी टैक्सेस के तौर पे हम लोग चीज़ों को जानते हैं वो WUJUHAT वजूहत के नाम से जानते हैं, जो कि कैटल का जो टैक्स हमारे सामने उभर करके आता है। इसी के सामने हक ए शर्ब का नाम आता है। अब ये कौन से टैक्स हुआ करते हैं? ये हमारे सामने इरिगेशन टैक्स हुआ करते हैं। इसी के सामने खिजर KHIZRA खिजरवत के नाम से एक टैक्स आता है, जो कि वेजिटेबल टैक्स हम जानते हैं। उसी के साथ ही GALLAI गल्ला ए चुंगी के नाम से हम जानते हैं। ये हमारा जो टैक्स है वो ग्रेन्स के ऊपर जो टैक्स लगता है हम लोग इसको जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। इसी के बाद ही जो हमारा टर्म्स हैं, सारी चीज़ें हैं, मैं जो जितने भी नोट्स वगैरह दूंगा इन सारी चीज़ों को इंक्लूड कर दूंगा।
इसके अलावा किसी के भी मन में कोई सा भी डाउट अगर आ रहा होगा तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो हमारा मेडिवल का टाइम फ्रेम है दोस्तों वो इतना ही हुआ करता था और ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने मैंने पूरा करवा करके स्टार्टिंग से एंड तक करवा करके ख़त्म करवा दिया है। इसके बीच कहीं पर किसी के मन में कोई सा डाउट है तो बताइए, क्योंकि हमारा मेडिवल का जो टाइम फ्रेम है वो ख़त्म हो गया है।